हे दोस्तों, मैं चिराग एक और टॉपिक के साथ। तो आज हम कवर कर रहे हैं ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट। लेकिन उससे पहले पिछली वीडियो में मैंने आपको ओपिनियन का पार्ट बताया था और ये बोला था कि मैं आपको चार्ट के थ्रू समझा दूंगा। तो आज हम क्या कर रहे हैं, इसको शॉर्ट में देख रहे हैं, समरी के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं शुरू में। फिर उसके बाद ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कवर कर लेंगे। तो ये 4 से 5 मिनट ही लेगा, इससे ज़्यादा नहीं लेगा। अब देखिए, ओपिनियन में जनरली मैंने 2 बताई थी, एक तो अनमोडिफाइड और एक मॉडिफाइड। मॉडिफाइड में 3 थे, आपको पता है। एक तो क्वालिफाइड पार्ट था, एक एडवर्स था और एक डिस्क्लेमर का पार्ट था। अनमोडिफाइड जनरली क्या होती है, एक तरीके से अनक्वालिफाइड होती है, या जिसे आप क्या बोलते हो, क्लीन रिपोर्ट के फॉर्म में भी बोल सकते हो कि ऐसी रिपोर्ट जिसमें आपने क्या दी है, अनमोडिफाइड ओपिनियन दी है या अनक्वालिफाइड ओपिनियन दी है। कि इसका मतलब फाइनेंशियल स्टेट में गड़बड़ नहीं है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक तरीके से क्या है, मेटेरियल मिस स्टेटमेंट से फ्री है, यानी उसमें कोई मेटेरियल मिस स्टेटमेंट नहीं है, ये बोल सकते हैं। अगर मिस स्टेटमेंट है भी तो वो इमेटेरियल है, उसका कोई एक तरीके से इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। जो भी यूजर्स है वो आराम से फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख के डिसीजन ले सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि व्हेन ऑडिटर कंक्लूड्स दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ। एफआरएफ क्या होता है, वही फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, जिसमें मैंने पिछले पार्ट में शॉर्ट में आपको बता दिया था। एक तो जनरल पर्पज फ्रेमवर्क होता है और एक स्पेशल पर्पज होता है। लेकिन मैंने इसमें बता दिया था कि जनरली जो भी आप क्या कर रहे हो, जो भी कंपनी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को देखते हुए, अकाउंटिंग पॉलिसीज प्रैक्टिस को देखते हुए क्या कर रही है, सारी की सारी जो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो गए, यानी बैलेंस शीट हो गया, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल हो गया, इसके अलावा कैश फ्लो स्टेटमेंट हो गया, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी हो गया, नोट्स टू अकाउंट हो गया, वो प्रॉपर बना रही है। तो उसके बेसिस पे क्या होगा, उसका ट्रू एंड फेयर व्यू ही दिखेगा और ऑडिटर अपनी ओपिनियन में उसको क्या देगा, अनक्वालिफाइड या क्लीन रिपोर्ट ही देगा। और मॉडिफाइड को जनरली आप क्वालिफाइड रिपोर्ट भी बोल सकते हो। देखिए, याद रखना कि क्वालिफाइड रिपोर्ट बोल रहे हो, लेकिन इसमें ओपिनियन क्या आ रही है, 3 आ रही है। तो कई जने क्या बोलते हैं, टाइप्स ऑफ रिपोर्ट 4 होती है। कैसे, एक तो बोलेंगे अनक्वालिफाइड रिपोर्ट, एक क्या बोलेंगे, क्वालिफाइड रिपोर्ट यानी क्वालिफाइड ओपिनियन वाली रिपोर्ट, फिर एडवर्स ओपिनियन वाली रिपोर्ट और डिस्क्लेमर ओपिनियन वाली रिपोर्ट। इसलिए इसको एक साथ पार्ट में क्वालिफाइड रिपोर्ट ही बोल दिया जाता है। अब देखिए, ऑडिटर अपनी रिपोर्ट को मॉडिफाइड कब करता है, कहने का मतलब अपनी ओपिनियन मॉडिफाई कब देता है, जब उसे कुछ मेटेरियल मिस स्टेटमेंट पता चल रहे हैं, जो भी उसको एविडेंस उससे रिलेटेड मिल गए। और अगर उसे एविडेंस नहीं मिले फिर भी उसको पता है कि जो मिस स्टेटमेंट है वो क्या है, जनरली मेटेरियल है, तो तब जाके क्या करेगा, वो मॉडिफाइड दे सकता है। मॉडिफाइड में 3 आ गए, वो बताएंगे। लेकिन देखिए, यहाँ पे सबसे पहले बोल रहा है कि मॉडिफाइड देने के रीज़न क्या है। इफ़ वी कंक्लूड दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर नॉट फ्री फ्रॉम मेटेरियल मिस स्टेटमेंट। इसका मतलब क्या है, मेटेरियल मिस स्टेटमेंट कुछ ना कुछ है। अब वो मेटेरियल प्लस परवेसिव भी हो सकता है और मेटेरियल बट नॉट परवेसिव हो सकता है। अगर वो मेटेरियल प्लस परवेसिव है तो एडवर्स हो गया, आपको पता है। और अगर मेटेरियल है लेकिन परवेसिव नहीं है तो वो क्वालिफाइड हो गया, ये बताया था मैंने आपको। ठीक है, और आपको ये भी पता है कि परवेसिव का मतलब क्या होता है, कि जनरली जो भी मिस स्टेटमेंट की हम बात कर रहे हैं, मेटेरियल मिस स्टेटमेंट की, उसकी रिस्क एक तरीके से हाई है। वो क्या कर रहा है, बाकी सारे अकाउंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बाकी सारे पार्ट को भी क्या कर रहा है, इफेक्ट कर रहा है। जिससे जो डिसीजन मेकर है, एक तरीके से जो यूजर्स हैं, वो क्या कर पा रहे हैं, उसके बेसिस पे अगर डिसीजन लेते तो उन्हें लॉस का सामना करना पड़ सकता है। तो इससे पहले ही ऑडिटर ने क्या कर दिया, एक तरीके से मॉडिफाइड रिपोर्ट में यानी मॉडिफाइड ओपिनियन में अपनी क्या कर दी, क्वालिफाइड दे दी या एडवर्स दे दी, जिसके बेसिस पे जो भी यूज़र है वो ढंग से डिसीजन ले सकता है। अब देखिए, दूसरे पार्ट में क्या आ गया, अनेबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंसेस। लेकिन इसमें भी क्या बताया था, अगर साथ में मटेरियल प्लस परवेसिव हो, मटेरियल प्लस परवेसिव हो तो कौन सी देंगे, डिस्क्लेमर। क्योंकि क्या है कि हमें पता है कि कोई मिस स्टेटमेंट है जो कि मटेरियल है, लेकिन उससे रिलेटेड हमें एविडेंस नहीं मिल पा रहा। अनेबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंस नहीं मिल पा रहा, तो हम क्या करेंगे, मटेरियल प्लस परवेसिव होगा तो डिस्क्लेमर दे देंगे। लेकिन अगर मटेरियल है बट नॉट परवेसिव है, क्या है, बट नॉट परवेसिव, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, वही जो मिस स्टेटमेंट एक तरीके से क्या कर रहा है, सारे के सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अफेक्ट नहीं कर रहा, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब क्या है, क्वालिफाइड वाला पार्ट आएगा। ठीक है, डिस्क्लेमर मैंने कब बताया था, एक तरीके से जब ये वाला पार्ट बताया था और उसके साथ मेटल प्लस परवेसिव बताया था। और मैंने आपको क्या बताया था कि क्वालिफाइड का पार्ट कब आएगा, जब आपका ये वाला पार्ट होगा और उसके साथ मेटेरियल बट नॉट परवेसिव होगा। इसी तरीके से यहाँ पे भी बताया था मैंने आपको। तो यही पार्ट हमने नीचे कवर कर लिया, जिससे आप कंफ्यूज नहीं हो। ठीक है, अब देखिए ढंग से देखना। अभी आपने यहाँ पे जो पहला पॉइंट पढ़ा और यहाँ पे दूसरा पॉइंट पढ़ा। पहले पॉइंट में क्या था, इफ़ ही हैज़ एविडेंसेस दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर मिस स्टेटेड। अगर आप ढंग से देखिए, ऊपर की लाइन में यही है, ये देखिए, इफ़ ही कंक्लूड्स दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर नॉट फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट। इसका मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिस स्टेटेड है। अब उसमें जनरली क्या था, मटेरियल की बात कर रहा है, तो आप देखिए यहाँ पे मटेरियल प्लस परवेसिव तो एडवर्स हो गया, मटेरियल बट नॉट परवेसिव तो क्वालिफाइड। तो यहाँ पे मैंने बताया था, जब भी रिपोर्ट होती है तो जो ऑडिटर है या सी है, जो भी इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल ऑडिटर है, वो क्या करता है, एक्सेप्ट लिखता है। इसका मतलब क्या होता है
कि जो मिस स्टेटमेंट है, जो भी पता चला वो मेटल तो है, लेकिन वो बाकी सारे अकाउंट को एक तरीके से ज़्यादा इफेक्ट नहीं कर रहा। तो बाकी सारा पार्ट क्या कर रहा है, ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहा है। जबकि यहाँ पे क्या था, डू नॉट प्रोवाइड ट्रू एंड फेयर व्यू। यहाँ पे पूरा का पूरा पार्ट क्यों, क्योंकि परवेसिव है। परवेसिव का मतलब क्या हुआ, वो सारे अकाउंटिंग पार्ट को, सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एक तरीके से कवर कर रहा है और उसको इफेक्ट कर रहा है, जिससे जो डिसीजन मेकर है अगर एडवर्स सिचुएशन में भी इन्वेस्ट कर लेता है तो उसका लॉस ही होगा। लेकिन अगर उसने देख ली ऑडिटर की ओपिनियन तो उस बेसिस पे क्या पता वो इन्वेस्ट नहीं करे। बैंकर जो भी है, मैंने बताया था, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, लोन प्रोवाइड नहीं करे। जो सप्लायर है वो उसको गुड्स प्रोवाइड नहीं करेगा। जनरली ऐसा हो सकता है ना। अब देखिए, अनेबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंसेस, ये बताया दूसरे वाले पार्ट में। तो इसमें मैंने क्या बताया था, अगर मेटेरियल प्लस परवेसिव है तो डिस्क्लेमर दे देगा, मेटेरियल बट नॉट परवेसिव है तो क्वालिफाइड। अब एक बार है ना क्वालिफाइड वाले पार्ट में जाके देखना, उसमें मैंने थ्योरी में फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट बताया था। वैसे तो मैंने वैसे भी बता दिया था जैसे अभी बता रहा हूँ, लेकिन इसके अलावा थ्योरेटिकल पार्ट में भी लिखा हुआ है, एक बार जाके देख लेना। देखिए, मॉडिफाइड ओपिनियन है, क्वालिफाइड, एडवर्स, डिस्क्लेमर हो गया। लेकिन मैंने एक और आपको बताया था कि अगर मैनेजमेंट लिमिटेशन डालता है तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, इनेबिलिटी टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस ड्यू टू लिमिटेशन इम्पोज बाय मैनेजमेंट आफ्टर एक्सेप्टिंग एंगेजमेंट। एंगेजमेंट मतलब क्या होता है, हम ऑडिटर के फॉर्म में एक तरीके से क्या हुए, हमने अपनी ड्यूटीज़ करी, यानी उस बिजनेस में उस कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक कर रहे हैं, तो मैनेजमेंट क्या कर रहा है, बीच में अड़ंगा लगा रहा है, बीच में दिक्कतें क्रिएट कर रहा है, हर्डल क्रिएट कर रहा है। तो उस केस में लिमिटेशन आ गया। रिक्वेस्ट मैनेजमेंट टू रिमूव द सेम, ठीक है, अगर एक्सेप्ट हो जाता है तो ओके, उसके बाद आराम से हम क्या करेंगे, जो भी एविडेंसेस हैं उसके बेसिस पे क्या करेंगे, जो भी क्वालिफाइड हो गई, अनमोडिफाइड हो गई, जैसी भी है वो पर्टिकुलर रिपोर्ट दे देंगे, क्योंकि मैनेजमेंट मान गया। उसके बाद क्या करेंगे, हम अपना नॉर्मल काम करेंगे। लेकिन अगर मैनेजमेंट मना कर देता है और हमें क्या करता है, एविडेंस देने के लिए एक तरीके से साथ नहीं, क्या बोलते हैं, साथ निभाना साथिया, यानी साथ नहीं निभाने देता साथ में, यानी कॉर्पोरेट, क्या बोलते हैं उसको, कॉपरेट नहीं करता, कॉर्पोरेट बोल रहा हूँ, कॉपरेट नहीं करता एक तरीके से। तो उस केस में क्या करेंगे, हम किसके पास जाएंगे, TCWA के पास जाएंगे, दोज चार्जेस विद अथॉरिटी, ऐसे बोल सकते हैं। इसका मतलब हायर अथॉरिटी के पास जाएंगे और उनको बोलेंगे कि भैया आपका मैनेजमेंट जो है ना, हमें क्या कर रहा है, एक तरीके से बीच में टांग अड़ा रहा है, हर्डल कर रहा है, और हमें एविडेंस क्या बोलते हैं उसको, इकट्ठा करने नहीं दे रहा। ठीक है, आज तो वर्ड ही नहीं निकल रहे। देखिए, इसके अलावा क्या बोल रहा हूँ, प्लस अल्टरनेट प्रोसीजर की बात कर रहा है। अल्टरनेट प्रोसीजर मतलब क्या हो गया, जो ऑडिटर है वो कुछ और तरीके भी लगाएगा जिसके बेसिस पे इन्फॉर्मेशन तो पता चल पाए या एविडेंसेस पता चल पाए। अभी भी नहीं पता कर पा रहा, तो उस केस में क्या करेगा, उसको पता है कि जो मिस स्टेटमेंट क्या है, मेटेरियल है, लेकिन परवेसिव नहीं है तो क्वालिफाइड दे देगा। लेकिन मेटेरियल प्लस परवेसिव है तो एक तो रिसाइन कर देगा और साथ में डिस्क्लेमर भी दे देगा, क्योंकि एक तरीके से जो ये है ना, दो चार्जेस विद अथॉरिटी, उन्होंने जनरली क्या करा, हमें ढंग से इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करी, या मैनेजमेंट को ये नहीं बोला कि इसको इन्फॉर्मेशन दे दो, किसको, ऑडिटर को इन्फॉर्मेशन दे दो, ऑडिटर को मिल ही नहीं रही। ऑडिटर को इन्फॉर्मेशन पता नहीं चल रही तो वो क्या करेगा, ढंग से एविडेंस इकट्ठे नहीं कर पाएगा, तो वो रिसाइन कर देगा और साथ में डिस्क्लेमर रिपोर्ट भी दे देगा। ठीक है, अब अगर आपका नॉर्मल कभी भी आ गया, याद रखना कि अगर मैनेजमेंट ने इम्पोज किया तो जनरली आप क्या करोगे, तो जनरली तो हम क्या करेंगे, क्वालिफाइड ही देंगे, क्योंकि उस केस में हम अथॉरिटी को बोल देंगे। और हम मान सकते हैं कि देखिए अथॉरिटी क्या करेगा, एक तरीके से मैनेजमेंट को बोल के जो भी एविडेंस है हमें प्रोवाइड करवा देगा, जो भी हम चाहते हैं, डॉक्यूमेंटेशन जो भी पार्ट है वो हमें मिल जाएगा, तो हम क्वालिफाइड ही बोलते हैं। लेकिन अगर आगे आ गया कि ये भी हमारी हेल्प नहीं कर रही, तो उस केस में तो हमें क्या करना पड़ेगा, रिसाइन ही करना पड़ेगा, क्योंकि वो मेटेरियल प्लस परवेसिव का पार्ट है, ये मान के चलेंगे हम। ठीक है, तो मेटेरियल प्लस परवेसिव का पार्ट है, हम डिस्क्लेमर ओपिनियन दे देंगे, तो वो तो एक्स्ट्रा पार्ट है, इसलिए नॉर्मल सिचुएशन में तो आप क्वालिफाइड ही मानोगे। एक क्वेश्चन भी मैंने कवर करवाया हुआ है, तो आप चाहे देख लेना, जो 26 से लेके मैंने 50 क्वेश्चन दिए। इस तरीके से आपका पार्ट हो गया। देखिए, शुरू में थोड़ा टाइम लगा, लेकिन क्या करें, थोड़ा सा तो बताना पड़ता है। अब देखिए, ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट आ रहा है, तो मैंने जब आपको है ना वो इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल ऑडिट मतलब स्टेट्यूटरी ऑडिट का पार्ट बताया, तो उसमें ही कवर हो गया था मोस्ट पार्ट, लेकिन फिर भी मुझे कुछ कुछ पार्ट एक्स्ट्रा बताने थे, इसलिए मैंने अलग से कवर कर दिया। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि ऑडिट का पर्पस क्या होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट करने का पर्पस, टू एनहांस द डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ इंटेंडेड यूजर्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो एक तरीके से इंटरेस्टेड यूजर हैं, जो कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, या मैंने और भी बताया बाकी जितनी भी पार्टीज़ हैं, अब मैं ज़्यादा डिटेल में कवर नहीं करूँगा, क्योंकि आपको पता ही चल गया कि वो एक तरीके से इंटरेस्टेड होती हैं। तो उस बेसिस पे वो क्या चाहती है, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट चाहती है, जिसके बेसिस पे जो भी ओपिनियन है, ऑडिटर की जो भी ओपिनियन है, उसके बेसिस पे वो क्या करती हैं, डिसीजन लेने की सोचती है। दिस इज अचीव थ्रू द एक्सप्रेशन ऑफ एन ओपिनियन बाय द ऑडिटर एज टू वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड इन ऑल मेटेरियल रेस्पेक्ट इन अकॉर्डेंस विद एन एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, आ गया FRF, और इन द केस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड
in accordance with a fair presentation financial reporting framework, whether the financial statements are presented fairly in all material respect or give a true and fair view in accordance with that framework. तो ये बोल रहा है कि जो भी हम क्या कर रहे हैं, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क को फॉलो कर रहे हैं, उनसे रिलेटेड जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं या नहीं दे रहे। ठीक है, अब ये ऑब्जेक्टिव तो आपने बहुत बार कवर किया लेकिन मुझे अलग से मिल गए तो इसलिए मैंने कवर कर दिए। तो बोल रहा है इन कंडक्टिंग एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑडिटर आर टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस अबाउट वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज ए होल आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट पढ़ा था, वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर, thereby enabling the auditor to express an opinion on whether the financial statements are prepared in all material respect in accordance with an applicable financial reporting framework। तो आप देख सकते हैं कि जनरली इसमें यही बोल रहा है कि रीजनेबल अश्योरेंस ऑब्टेन करेगा किसके थ्रू, ये देख के कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, फ्री है मेटल मिस स्टेटमेंट से, चाहे वो फ्रॉड की वजह से चाहे एरर की वजह से, तो वो देखेगा कि ऐसे नहीं हो। अगर ऐसा होगा तो उस बेसिस पे क्या करेगा, अपनी ओपिनियन को मॉडिफाई कर देगा। मॉडिफाई का मतलब वही क्वालिफाई, एडवर्स और डिस्क्लेमर का पार्ट दे देगा। और ये देखेगा कि जो भी पर्टिकुलर फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर किए गए हैं वो एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, मतलब चाहे उसके ऊपर जनरल एप्लीकेबल हो रहा है, जनरल पर्पज़ फ्रेमवर्क, या उसके ऊपर स्पेशल पर्पज़ फ्रेमवर्क हो रहा है उसके बेसिस पे। दूसरा क्या बोल रखा है, टू रिपोर्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड कम्युनिकेट द रिजल्ट ऑफ द ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद द ऑडिटर्स फाइंडिंग। ठीक है, अब देखिए ऑडिटर का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या होगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिपोर्ट करना, और ये बोल रहा है कम्युनिकेट द रिजल्ट ऑफ द ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद द ऑडिटर्स फाइंडिंग। ऑडिटर ने जो भी ढूंढा उसके बेसिस पे क्या करेगा, मेंबर्स को कम्युनिकेट कर देगा, रिपोर्ट बता देगा। द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल ऑडिट इन पब्लिक सेक्टर आर ऑफन ब्रॉडर देन एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। द ऑडिट मैंडेट अराइजिंग फ्रॉम लेजिस्लेशन, regulations and government policies requirement may result in additional objectives। तो ये बोल रहा है कि इसके अलावा और भी एडिशनल ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं अगर पब्लिक सेक्टर से रिलेटेड कंपनीज हो। अब देखिए यहाँ पे बोल दिया फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क मे बी फॉर जनरल और स्पेसिफिक यूज। ए फ्रेमवर्क डिजाइन टू मीट द इंफॉर्मेशन नीड ऑफ ए वाइड रेंज ऑफ यूजर्स इज रेफर टू एज जनरल पर्पज फ्रेमवर्क। लेकिन अगर कोई स्पेसिफिक ग्रुप हो, स्पेसिफिक यूजर हो, स्पेसिफिक नीड वाला कोई यूज़र हो, तो उस केस में क्या होता है, स्पेशल पर्पज फ्रेमवर्क डिज़ाइन किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे यही बोल रखा है, वाइल स्पेशल पर्पज फ्रेमवर्क्स आर डिजाइन टू मीट द स्पेसिफिक नीड्स ऑफ ए स्पेसिफिक यूजर और अ ग्रुप ऑफ यूजर्स। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है जनरल पर्पज फ्रेमवर्क। अब देखिए जो जनरल पर्पज फ्रेमवर्क है उसमें जनरली क्या बोलता है, जितने भी इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की बात कर रहा है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की बात कर रहा है, आईएफआरएस की बात कर रहा है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड जो भी है, तो पब्लिक सेक्टर कंपनी जो भी हैं वो क्या कर रही है, इनके बेसिस पर अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्रिएट कर रही है। तो वो एक कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात कर रहा है, जो कि आपने पहले एएस में देखा था, जैसे आपने इंड एएस 1 देखा। ठीक है, उसमें आपने देखा कि किस तरीके से फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट होता है, उसमें क्या क्या पार्ट आता है। तो आपको पता है कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जो इसमें दे रखा है, इसका मतलब बैलेंस शीट का पार्ट आता है। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का पार्ट मतलब स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल का पार्ट आता है, जो कि एक तरीके से ऑपरेटिंग रिजल्ट की बात करता है। स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी, जो कैपिटल ये है वो चेंज कितना हुआ उसका पार्ट। कैश फ्लो स्टेटमेंट का पार्ट आपका आता है। तो ये 3 चीज़ें तो आपको पता है, 1, 2 और 3 ये तो होती है। इसके अलावा ये पार्ट भी होता है जब भी कंपनी की बात करते हैं। नोट्स टू अकाउंट ये होता है। इसके अलावा ये भी दे दिया है कंपेरिजन ऑफ बजट एंड एक्चुअल अमाउंट आइदर एज ए सेपरेट एडिशनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एज ए रिकन्सिलेशन। तो इसका मतलब जो हमने बजट बनाया था शुरू में और उसके बाद जब रियल में क्या हुआ, एक्चुअल जो भी अमाउंट आया उसमें कितना डेविएशन हुआ, तो वो कंपैरिजन करना एक तरीके से, वो भी जनरली प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये बोल रखा है द इंटरनेशनल पब्लिक सेक्टर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, द इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और अदर नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क फॉर यूज इन पब्लिक सेक्टर कॉन्स्टिट्यूट जनरल पर्पज फ्रेमवर्क, a complete set of financial statement for public sector entity prepared in accordance with such a financial reporting framework normally consist of। तो ये 5 आ गए, एक और दे रखा है, इसमें 2 और दे रखे हैं। अच्छा, तो यहाँ पे क्या दे रखा है, नोट्स, जो मैंने बताया था नोट्स टू अकाउंट। तो नोट्स कंप्राइजिंग ए समरी ऑफ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड अदर एक्सप्लेनेटरी इन्फॉर्मेशन। 7वां क्या बोल रखा है, इन सर्टेन एनवायरमेंट ए कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ऑल्सो इंक्लूड अदर रिपोर्ट सच एस रिपोर्ट ऑन परफॉर्मेंस एंड एप्रोप्रिएशन रिपोर्ट, कि किस तरीके से पीएनएल को अप्रोप्रिएट किया गया है, किस तरीके से क्या कर रखा है, रिजर्व सब में बांट रखा है, तो वो सारा पार्ट अलग से आ गया। लेकिन देखिए ये बोल रहा है कि अगर गवर्नमेंट से रिलेटेड है, ये बोल रहा है इफ़ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद ए फ्रेमवर्क फॉर अदर अकाउंटिंग बेसिस सच एस मॉडिफाइड एक्रूअल और कैश बेसिस, एग्जाम्पल इंडियन गवर्नमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ये आ गया। ए कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नॉट इंक्लूड ऑल ऑफ द वो।
तो ज़रूरी नहीं कि ये सातों सातों काम आए, क्या पता आपका सिर्फ बैलेंस शीट का पार्ट आए, स्टेटमेंट ऑफ P&L आए, कैश फ्लो आए, नोट्स टू अकाउंट आए, और जैसे ये कंपैरिजन का पार्ट आ गया वो आपको ज़रूरत नहीं है। और जो ये 7th पार्ट बोल रखा है परफॉर्मेंस एप्रोप्रिएशन रिपोर्ट, इसकी क्या पता ज़रूरत ना पड़े। तो अगर आपने इनका फॉलो किया तो ज़रूरी नहीं कि ये सारे के सारे कंप्लीट सेट आ जाए। अब स्पेशल पर्पज़ का मतलब क्या है कि आप नॉर्मल क्या कर रहे हो, जनरल पर्पज़ तो बना ही रहे हो, ये बोल रहा है। इसके अलावा जो पब्लिक सेक्टर है अलग अलग पार्टीज़ की रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्या करती है, एक और चीज़ें क्या करती है, ऐड करती है जनरली। इसमें ये हो गया स्पेशल पर्पज़ फ्रेमवर्क। इसका मतलब जैसे देखिए कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, उसकी कोई रिक्वायरमेंट है तो उसके बेसिस पे जो भी पब्लिक बॉडी है, यानी यहाँ की गवर्नमेंट से रिलेटेड जो भी पब्लिक कंपनीज़ हैं, पब्लिक बॉडी बोल रहा हूँ सॉरी पब्लिक जो भी कंपनीज़ हैं, उनके बेसिस पे क्या करोगे, पब्लिक कंपनीज क्या करेगी, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्रिएट करेगी, या मैं बोल सकता हूँ कि अलग से अकाउंटिंग का मेथड क्रिएट करेगी। यहाँ पे ये बोल रखा है। देखिए इसका मतलब नॉर्मल सा पार्ट बस यही हो सकता है कि जो जनरल पर्पज़ तो आप बना रहे हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, लेकिन इसके अलावा एडिशन में क्या कर रहे हो, स्पेशल पर्पज़ भी बना रहे हो। किसके हिसाब से, गवर्निंग बॉडीज़ की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, लेजिस्लेचर के हिसाब से ही बोल दिया, या अदर पार्टीज़ विद एन ओवरसाइट फंक्शन। अब देखिए गवर्निंग बॉडीज़ तो आपको पता चल गया नॉर्मल क्या होंगी, जो भी एक तरीके से गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई अथॉरिटीज़ हो गई, उसके अकॉर्डिंग क्या कर रहे हो आप, अलग से स्पेशल पर्पज़ फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्रिएट कर रहे हो। लेजिस्लेचर मतलब क्या हो गया, देखिए आपको पता है कि बॉडी ऑफ पॉलिटिशियन ऐसे बोलते हैं ना, तो कांग्रेस हो गई, भाजपा हो गई, जनरली उनके बेसिस पे आप क्या कर रहे हो, स्पेशल पर्पज़ फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग स्पेशल फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्रिएट कर रहे हो। और अदर पार्टीज़ विद एन ओवरसाइट फंक्शन, जनरली क्या होती है, कुछ पार्टीज ऐसे होती है जिनके पास एक तरीके से मॉनिटर का पार्ट होता है। मॉनिटर मतलब क्या हुआ, वो सामने वाली पब्लिक सेक्टर को रिव्यू कर सकती है, उनकी पॉलिसीज़ एक्शन को देख सकती है, प्रोग्राम को देख सकती है कि वो कैसे कर रही है। तो उसके बेसिस पे उन्हें क्या बोलेगी कि आप अलग से स्पेशल पर्पज़ फ्रेमवर्क के बेसिस पे हमारे लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाइए, जिससे हम देखें कि आपने जो भी काम किए हैं, आपने जो भी एक तरीके से एक्सपेंडिचर किए हैं, जो भी रेवेन्यू रिसिप्ट का पार्ट किया है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करा है, पब्लिक एक्सपेंडिचर का पार्ट किया है, वो सारा पार्ट हम देखना चाहते हैं। आपने जो भी प्रोग्राम पे या जो भी आपके 5 ईयर प्लान आ गए, पॉलिसीज़ हो गए, उनसे रिलेटेड जो भी आपने क्या करा है, एक्सपेंडिचर किया है, रिसिप्ट किया है, उसको हम अलग से देखना चाहते हैं। तो उस बेसिस पे क्या कर रहे हैं, हम अलग से फाइनेंशियल स्टेटमेंट चाहते हैं। तो बोल रहा है विच में रिक्वायर फाइनेंशियल स्टेटमेंट टेलर टू मीट देयर स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन नीड्स। ठीक है, इन सम एनवायरमेंट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ दिस काइंड आर द ओनली फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर बाय द पब्लिक सेक्टर एंटिटी। बोल रहा है किसी किसी एनवायरमेंट में तो क्या होता है कि जनरल पर्पज़ तो बनाते ही नहीं है, बस इन पार्टीज़ की रिक्वायरमेंट के बेसिस पे क्या करते हो आप, स्पेशल पर्पज़ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हो। पब्लिक सेक्टर एंटिटी कुछ कुछ ऐसे होते हैं। स्पेशल पर्पज़ फ्रेमवर्क रेलिवेंट टू द पब्लिक सेक्टर में इंक्लूड, अब देखिए यहाँ पे एग्जांपल भी दे रखा है ना, अच्छी बात है। ये बोल रखा है द कैश रिसिप्ट एंड डिसबर्समेंट, मतलब पेमेंट की बात कर रहा है, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉर कैश फ्लो इन्फॉर्मेशन दैट एन एंटिटी मे बी रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर फॉर ए गवर्निंग बॉडी। यानी इसका मतलब क्या हो गया, गवर्निंग बॉडी से रिलेटेड कितना कैश आया, कितना कैश गया। ठीक है, इसी तरीके से बोल रहा है कैश फ्लो इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड अकाउंटिंग का बेसिस क्या है वो प्रोवाइड करना। तो वो सारा पार्ट किसके थ्रू पता चल जाएगा, अलग से स्पेशल पर्पज़ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के थ्रू। फिर बोल दिया द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोविजंस एस्टेब्लिश बाय एन इंटरनेशनल फंडिंग ऑर्गेनाइजेशन और मैकेनिज्म। जैसे मैंने वो बोल दिया, IMF की बात कर दी, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात कर दी, उसके बेसिस पे क्या कर रही है, जो पब्लिक सेक्टर से रिलेटेड कंपनी है वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोविजन एस्टेब्लिश कर रही है। तो वो क्या कर रही है, इन जो IMF को बताया, WTO को, वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सबमिट कर रही है। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोविजंस एस्टेब्लिश बाय ए गवर्निंग बॉडी, द लेजिस्लेचर और अदर पार्टीज दैट परफॉर्म एन ओवरसाइट फंक्शन टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ दैट बॉडी। ये तो ऊपर ही बता दिया मैंने जनरली। ठीक है, द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोविजन ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट सच एस ए प्रोजेक्ट ग्रांट। देखिए इसमें तो जनरली ये हो गया ना कि पब्लिक सेक्टर को क्या करना है, कुछ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को पूरा करना है, उससे रिलेटेड ग्रांट मिली, तो जो ग्रांट मिली उसको कैसे जनरली वो यूज़ कर रही है, कहाँ कहाँ पे जो भी इसका अमाउंट है वो अलोकेट कर रही है, वो बताना है किसको, जिसने ये पर्टिकुलर ग्रांट दी है। तो उस केस में जो भी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग वो क्रिएट कर रही है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, ये पार्ट आ गया। तो इसलिए क्या है, ये नॉर्मल पार्ट है। अब देखिए मैंने कुछ एक्स्ट्रा कवर किए हैं, जैसे देखिए क्या बोल रहा है, बेसिक प्रिंसिपल्स गवर्निंग एंड ऑडिट। अब देखिए ऑडिट में तो बहुत सारे पार्ट आ जाते हैं, जैसे मैंने क्या बताया, ऑडिट एविडेंस का पार्ट अलग है, रीजनेबल एश्योरेंस में भी अलग से आता है, नेगेटिव का पार्ट आता है, तो कुछ मैंने क्वेश्चन में कवर कर लिए। इसी तरीके से देखिए ऑडिट वर्किंग पेपर आता है, ऑडिट नोटबुक आती है, ऐसे छोटे छोटे पार्ट आते हैं, लेकिन वो मैंने कवर नहीं करे। अब वो भी अगर मैं कवर करूँगा तो वो भी मान लो कि 2-2 पेज के हिसाब से कवर हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पे कहीं पे दे नहीं रखा था अपने कोर्स से रिलेटेड पार्ट में, तो वो अलग से क्या करेंगे बाद में, जब पूरा का पूरा अपना कोर्स हो जाएगा तो बाद में क्या करेंगे, इसकी 1-2 वीडियो अलग से बना लेंगे, क्योंकि मुझे इंपॉर्टेंट नहीं लग रहे
अब मैं इतने सारे करवाने बैठूंगा कि पर्टिकुलर ऑडिट वर्किंग पेपर आ गया, ऑडिट एविडेंस आ गया, प्रोग्राम आ गया तो उससे रिलेटेड सारे कंटेंट अलग अलग बताने पड़ेंगे अंदर के। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो इसलिए मैंने इंपॉर्टेंट ही कवर कर रखे हैं ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड। और इसके अलावा मैंने सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब स्टेचुटरी ऑडिट से रिलेटेड प्रोविज़न आपको बता दिए थे। ठीक है, सेक्शन 139 से लेके 148, सेक्शन 138 भी आपको बता दिया था मैंने इंटरनल ऑडिट से रिलेटेड। कॉस्ट ऑडिट का पार्ट आपका अलग से था ही, तो वो पूरा का पूरा अलग से कवर हो ही गया था। इस तरीके से आपके पार्ट आ सकते हैं, वो जरूर देखना। अब देखिए किसकी बात कर रहा है, बेसिक प्रिंसिपल गवर्निंग एंड ऑडिट ऐसे 200 स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग। जैसे मैंने अभी आपको ऊपर पार्ट बताया तो वो किसका था, जब मैंने ओपिनियन का पार्ट बताया तो मैंने आपको ये बताया था कि जो अनमॉडिफाइड ओपिनियन है वो 700 से रिलेटेड है, और मॉडिफाइड मतलब जिसमें क्वालिफाइड, एडवर्स और डिस्क्लेमर का पार्ट आता है वो ऐसे 705 से रिलेटेड है। इसी तरीके से बीच में बहुत सारे आते हैं, लेकिन हमें क्या कवर करने हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है एक तरीके से। तो यह बोल रहा है, देखिए ऐसे 200 बेसिक प्रिंसिपल गवर्निंग एंड ऑडिट डिस्क्राइब द बेसिक प्रिंसिपल विच गवर्न द ऑडिटर्स प्रोफेशनल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड विच शुड बी कंप्लाइड विथ वेर एवर एन ऑडिट इज कैरिड। ये बोल रहा है कि जहाँ पे भी ऑडिट होती है, ऑडिटर को क्या करना पड़ेगा, इन सबको फॉलो करना पड़ेगा, और इसके बेसिस पे वो क्या करेगा, गवर्न करेगा। मतलब उनको ये प्रिंसिपल फॉलो करने पड़ेंगे, किसको, ऑडिटर को। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या बोल दिया, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, इंडिपेंडेंस। अब देखिए इंटीग्रिटी का मतलब जनरली क्या होगा, सीधी सी बात है, बंदा क्या होना चाहिए, ऑडिटर ईमानदार होना चाहिए। ठीक है, उसमें एक तरीके से मोरल होने चाहिए, हम बोल सकते हैं कि प्रिंसिपल्स स्ट्रांग होने चाहिए जो भी वो फॉलो कर रहा है। उसमें एक तरीके से एथिकल वैल्यूज़ होनी चाहिए, तब जाके वो क्या करेगा, ऑडिट ढंग से कर पाएगा। ये बोल रहा है इंटीग्रिटी होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, यानी सब्जेक्टिव अप्रोच उसकी नहीं होनी चाहिए कि अगर वो किसी कंपनी की ऑडिट कर रहा है तो शुरू से ही एक तो शक के दायरे में देख रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्री कंसीव्ड नोशन नहीं होना चाहिए, उसको एक ऑब्जेक्टिव बैठा लेना चाहिए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट अच्छे ही होंगे। तो वो क्या देखना चाहता है कि वो ट्रू एंड फेयर व्यू दिखाए। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव तो उसका ही होता है। इसके अलावा उसका काम क्या है, फ्रॉड को ढूंढना और एरर को ढूंढना, यही तो है, डिटेक्ट एंड प्रिवेंट फ्रॉड एंड एरर। ये मैंने आपको बताया था, दोनों ऑब्जेक्टिव होते थे, एक तो प्राइमरी थे और एक इसके अलावा सब्सिडरी जो इसके रिलेटेड ऑब्जेक्टिव थे, आपको पता चल गए थे। अब यहाँ पे ऑब्जेक्टिविटी का मतलब क्या है कि जो भी पर्सन है वो एक तरीके से क्या कर रहा है, बिजनेस में जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख रहा है उसका ट्रू एंड फेयर व्यू देखना चाहता है। तो वो एक ही तरफ रख के बैठा है पर्टिकुलर पार्ट को, वो बायसनेस नहीं रख रहा कि किसी कंपनी से रिलेटेड वो ये मान के चलो कि कंपनी को जानता है, ये कंपनी के मैनेजमेंट को अगर वो जानता होगा, ठीक है, किसी न किसी वे में, तो ये नहीं कि वो बायसनेस दिखाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे बोल रहा है कि इम्पार्शियल होना चाहिए वो, यानी पार्शलिटी नहीं रखे। तो देखिए क्या बोल रहा है, ऑनेस्ट होना चाहिए, सिंसियर होना चाहिए, इम्पार्शियल होना चाहिए एंड फ्री फ्रॉम बायसनेस। आ गया, इंडिपेंडेंट होना चाहिए, ही शुड बी ए मैन ऑफ हाई इंटीग्रिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी। Confidentiality. The auditor should respect confidentiality of information acquired during the course of his work and should not disclose the information without the prior permission of the client. मतलब कंपनी की इन्फॉर्मेशन के बिना किसी और को वो इन्फॉर्मेशन नहीं देगा जो भी कंपनी की इन्फॉर्मेशन है, अनलेस देर इज़ ए लीगल ड्यूटी टू डिस्क्लोज। जब तक कि गवर्नमेंट इसने नहीं बोल दिया, एक तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट ने या किसी ने नहीं बोल दिया, जब तक कि लीगल ड्यूटी नहीं बन जाती तब तक वो डिस्क्लोज नहीं करेगा। ठीक है, स्किल एंड कंपिटेंस, ये तो बार बार आपने खूब बार मेरे से पढ़ा कि एक तरीके से उसमें क्या होना चाहिए, प्रॉपर स्किल होनी चाहिए, रीजनेबल स्किल होनी चाहिए और कंपिटेंस होनी चाहिए। द ऑडिटर मस्ट एक्वायर एडिक्वेट ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस। ही शुड बी competent, skillful and keep himself abreast of the latest developments including pronouncement of ICI on accounting and auditing matters। जैसे देखिए आपको मैंने बताया था कि इंडियस क्या हो रहे हैं, कन्वर्ज हो रहे हैं किसके साथ, IFRS के साथ, आप बोल सकते हो। तो उसको एक तरीके से उस मैटर की जानकारी भी होनी चाहिए जो भी अकाउंटिंग से रिलेटेड हो गए, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड हो गए। जैसे जैसे क्या हो रहा है, डेवलपमेंट होता जा रहा है, तो वो एक लाइन की तरफ बढ़ता जाए। एवरेस्ट का मतलब क्या है, एक दिशा में क्या है, आगे बढ़ता जाए लेटेस्ट डेवलपमेंट की तरफ। इसके अलावा कम्पिटेंट होना चाहिए, मतलब उसमें एबिलिटी होनी चाहिए सीखने की या कुछ करने की एक तरीके से, उसके पास स्किल होनी चाहिए। देखिए कम्पिटेंसी मतलब क्या होता है, सक्षमता हिंदी में बोलते हैं। इसका मतलब क्या है, किसी काम करने की उसकी एबिलिटी, कोई भी पर्टिकुलर वर्क कर रहा है तो अब यहाँ पे वर्क क्या करेगा, उसको पता है कि क्या करना है, उसको ऑडिटिंग का पार्ट करना है, सीधी सी बात है। तो जो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड है, ठीक, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, वो जनरली उसको सारे के सारे ढंग से आने चाहिए, और जो भी लेटेस्ट डेवलपमेंट हो रहे हैं वो पार्ट भी उसको आना चाहिए। बस यही बोल दिया। वर्क परफॉर्म बाय अदर्स, इफ द ऑडिटर डेलीगेट्स सम वर्क टू अदर्स एंड यूजेज वर्क परफॉर्म बाय द अदर्स including that of an expert, he continues to be responsible for forming and expressing his opinion on the financial information। जनरली एक तरीके से क्या हुआ, उसने साइन किया ऑडिट रिपोर्ट पे, तो वही रेस्पॉन्सिबल होगा। लेकिन बीच बीच में क्या कराता है, वो एक्सपर्ट की हेल्प लेता है। इसके अलावा पता है कि उसकी ऑडिट टीम भी होती है,
ठीक है, आर्टिकल्स होते हैं जनरली, वो भी क्या करते हैं, वाउचिंग ये करके आ जाते हैं, आपको पता है सारा पार्ट। बट एट द एंड तो ओपिनियन उसको ही देनी पड़ती है, तो उस केस में क्या बोल दिया कि चाहे वर्क अदर लोगों ने परफॉर्म किया है, लेकिन ओपिनियन जो भी देनी पड़ेगी वो किसको फॉर्म करनी पड़ेगी, एक्सप्रेस करनी पड़ेगी, ऑडिटर को ही करनी पड़ेगी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन पे। डॉक्यूमेंटेशन, द ऑडिटर शुड डॉक्यूमेंट मैटर्स विच आर इंपॉर्टेंट इन प्रोवाइडिंग एविडेंस टू एंश्योर दैट ऑडिट वाज कैरिड आउट इन अकॉर्डेंस विद द बेसिक प्रिंसिपल। ठीक, तो एक तरीके से देखिए वो क्या कर रहा है, मैंने बताया था ऑडिट नोटबुक हो गई, उसका ऑडिट वर्किंग पेपर हो गया, वो जनरली एक तरीके से क्या कर रहा है, क्रिएट कर रहा है। तो बोल रहा है ऑडिटर शुड डॉक्यूमेंट मैटर्स, क्योंकि बाद में क्या होगा, रिपोर्ट बनाने के लिए काम आएगा, ओपिनियन क्रिएट करने के लिए काम आएगा, नहीं तो इतनी सारी चीज़ें वो कैसे याद रखेगा। तो एक तरीके से वो क्या करेगा, जितने भी एविडेंस मिलेंगे उसको वो प्रॉपर्ली क्या करेगा, डॉक्यूमेंट करके रखेगा। जैसे थर्ड पार्टी से इंस्पेक्शन किया तो जो भी कंफर्मेशन मिली ऐसे पार्ट हो गया, तो कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंटेशन उसको मिलते रहेंगे। प्लानिंग, द ऑडिटर शुड प्लान हिज वर्क टू एनेबल हिम टू कंडक्ट द ऑडिट इन एन इफेक्टिव, एफिशिएंट एंड टाइमली मैनर। He should acquire knowledge of client's accounting system, the extent of reliance that could be placed on internal control, and coordinate the work to be performed. आप जानते हो ना, 10 बोलते हो, टाइम, एक्सटेंट, नेचर जनरली। तो ऑडिट से रिलेटेड नेचर क्या है या बिजनेस का नेचर क्या है ये बोल दिया, टाइम कितना लगेगा, एक्सटेंट बोल दिया ना कि किस हद तक वो एक्सटेंट तक रिलायंस कर सकता है, भरोसा कर सकता है, या उसको एश्योरेंस मिल सकती है, वो सारा पार्ट। इंटरनल कंट्रोल कैसा है वो जनरली क्या करेगा, प्लानिंग में सेट कर लेगा। ठीक, तो प्लानिंग एक तरीके से क्या है, उसके ऑडिट को इफेक्टिवली, एफिशिएंट ढंग से या टाइमली मैनर पे करने के लिए एक तरीके से अप्रिशिएट करती है। प्लानिंग के थ्रू एक तरीके से क्या होगा, वो मोटिवेट हो जाता है कि हाँ यार मैंने प्लानिंग कर ली है, उसके बेसिस पे क्या होगा, मैं ढंग से अपनी ओपिनियन दे सकता हूँ। अब देखिए ऑडिट एविडेंस, द ऑडिटर शुड ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस थ्रू द परफॉर्मेंस ऑफ कंप्लाइंस एंड अदर सब्सटेंसिव प्रोसीजर टू एनेबल हिम टू ड्रॉ रीजनेबल कंक्लूजन टू फॉर्म एन ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। देखिए यानी वो क्या करेगा, कंट्रोल टेस्टिंग करेगा, जैसे टेस्ट ऑफ कंट्रोल भी आप बोलते हो। इसके अलावा वो सब्सटेंशियल या सब्सटेंटिव टेस्टिंग भी करेगा। सब्सटेंटिव टेस्टिंग बोल सकते हो या सब्सटेंटिव टेस्ट बोल सकते हो, जनरली वो पर्टिकुलर करेगा, जो कि मैंने ना नीचे कवर कर रखा है। कहाँ पे, जब मैं आपको ऑडिट के क्या बताऊंगा, प्रोसेस बताऊंगा, उसमें समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसमें अलग से डिटेल में पार्ट कवर है। फिर इसी तरीके से बोल दिया अकाउंटिंग सिस्टम एंड इंटरनल कंट्रोल, द मैनेजमेंट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग an adequate accounting system incorporating various internal controls appropriate to the size and nature of business. The auditor should assure himself that the accounting system is adequate and all the information which should be recorded has been recorded. ठीक है, जो कि रिकॉर्ड करने चाहिए थे वो रिकॉर्ड कर दिए गए हैं। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कॉन्ट्रीब्यूट टू सच एश्योरेंस। अगर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम सही रहेगा, इंटरनल ऑडिट का फीचर है इंटरनल चेक से रिलेटेड पार्ट, जिसमें क्या बोल सकते हो, एक मेंबर से दूसरे मेंबर, एक स्टाफ से दूसरे स्टाफ में अपने आप काम जाता है, तो ऑथेंटिसिटी या चेक जो है अपने आप पता चल जाता है, जैसे मैंने पहली वीडियोज़ में बताया। ठीक, तो ये बोल रहा है कि मैनेजमेंट रेस्पॉन्सिबल होना चाहिए, क्योंकि जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही बनेगा वो किसकी वजह से बनेगा, मैनेजमेंट की वजह से बनेगा। ठीक है यार ना, इंटरनल कंट्रोल सही होगा तो उस बेसिस पे क्या होगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या करेगा, ट्रू एंड फेयर व्यू दिखाएगा, वरना नहीं दिखाएगा। ठीक, तो ये बोल रहा है कि बिजनेस का नेचर और साइज़ क्या है, उसके बेसिस पे इंटरनल कंट्रोल जो भी दिया गया है वो प्रॉपर है या नहीं है, एडिक्वेट है या नहीं है। फिर आपको बोल दिया 9th में ऑडिट कंक्लूजन एंड रिपोर्टिंग ऑन द बेसिस ऑफ ऑडिट एविडेंस ही शुड रिव्यू एंड असेस द ऑडिट कंक्लूजन। ही शुड असर्टेन एज वेदर अकाउंटिंग पॉलिसीज हैव बीन कंसिस्टेंटली अप्लाइड। इसका मतलब अकाउंटिंग पॉलिसीज़ को रेगुलरली अप्लाइड किया जा रहा है लगातार। वेदर फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन कंप्लाइज विद रेगुलेशन एंड स्टेचुटरी रिक्वायरमेंट, नॉर्मल पार्ट। There is adequate disclosure of material matters relevant to the presentation of financial information subject to statutory requirement. देखिए सीधी बात है, वही बोल रहा है कि यहाँ पे जनरली क्या अकाउंटिंग पॉलिसीज़ को फॉलो किया है, तो वही जैसे हम क्या बोल सकते हैं, जो भी अप्रोच होगी कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच इज़ लेस, आप जनरली दिखाते हो स्टॉक को। वैसे ही जब भी आपने वेरिफिकेशन वैल्यूएशन का पार्ट किया किसने, ऑडिटर ने, तो उसने क्या देखा कि जो भी एसेट दिखा रखी है उसकी टाइटल डीड देख ली तो प्रॉपर है नहीं, तो वो सारी स्टेचुटरी रिक्वायरमेंट, रेगुलेशन, लीगल रिक्वायरमेंट को फॉलो किया गया है या नहीं किया गया। मटेरियल जो भी मिस स्टेटमेंट हो गया उसको प्रॉपरली एक तरीके से, यानी वो उसको पता चल गया पर्टिकुलर जो भी फ्रॉड और एरर हुआ है तो उसको सही किया गया या नहीं किया गया। ठीक, देयर इज एडिक्वेट डिस्क्लोजर ऑफ मेटल मैटर्स रेलिवेंट टू द प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। तो अगर कंपनी के कुछ मेटल मैटर है, मिस स्टेटमेंट नहीं है यहाँ पे, कोई मेटल मैटर है, कोई इंपॉर्टेंट मैटर्स हैं, कंपनी ने किसी के साथ एग्रीमेंट किया, कितने लाख का किया, कितने करोड़ का किया, वो जनरली कंपनी ने दिखाया ही नहीं दिखाया या उसको एक तरीके से छुपा दिया,
तो वो सारा पार्ट पता रहना चाहिए, एडिक्वेट डिस्क्लोजर होना चाहिए, जिससे जो यूज़र हैं इसी के बेसिस पे डिसीजन ले पाएगा। क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे देखिए स्टॉक शेयर होल्डर क्या करते हैं, स्टॉक खरीदते हैं, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। अगर कंपनी एक झटके से डाउन हो जाएगी तो उनको क्या लगेगा, यार और ज़्यादा गिरने वाली है और वैल्यू कम हो जाएगी, तो उनको क्या होता है, लॉस हो जाता है, क्योंकि अपने शेयर बेच देते हैं, ये नुकसान हो जाता है। तो स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सारा पार्ट पूरा किया गया है, नहीं किया गया। द ऑडिटर रिपोर्ट शुड कंटेन ए क्लियर रिटन ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। ए क्लीन ऑडिट रिपोर्ट इंडिकेट द ऑडिटर सेटिस्फैक्शन इन ऑल रेस्पेक्ट एंड व्हेन ए क्वालिफाइड एडवर्स और ए डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन इज टू बी गिवन और रिजर्वेशन ऑफ ओपिनियन ऑन एनी मैटर इज टू बी मेड, द ऑडिट रिपोर्ट शुड स्टेट द रीजन देयरफॉर। देखिए वही जो मैंने बताया कि ओपिनियन दी, उससे रिलेटेड रीजन बता देना चाहिए कि हमने क्या क्या फैक्ट देखे, क्या एविडेंस देखे, उसके बेसिस पे हमने क्वालिफाइड रिपोर्ट दी, एडवर्स दी या डिस्क्लेमर दी। ठीक है। अब आपको बता रखा है 5 फेजेस ऑफ एन ऑडिट। अब ये मैंने क्यों कवर किए, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं पढ़े बार बार अलग अलग ऑडिट में, एनर्जी में, एफिशिएंसी में, सिस्टम में, लेकिन आपने फाइनेंशियल में पूरा पार्ट नहीं देखा कि जनरली सर फाइनेंशियल के ऑडिट के क्या फेजेस होंगे। तो इसलिए मैंने यहाँ कवर कर दिया, जिससे थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा। सबसे पहले तो आपको पता है प्लानिंग, इनिशियल प्लानिंग में क्या होता है। देखिए अब आपको ये पता ही है, जनरली आपने पिछली जितनी भी ऑडिट्स है उसमें देखा था कि ऑडिट टीम क्रिएट करते हैं, स्कोप ऑफ ऑडिट तय करते हैं, जनरली नेचर क्या है ऑडिट का वो क्या रहेगा। जैसे मैंने बताया ना NTE या 10 बोल सकते हो, TEN, टाइमिंग, एक्सटेंट एंड नेचर। तो वो जनरली जो भी क्या है ऑडिटर वर्क परफॉर्म करेगा, यानी क्लाइंट से जो भी इन्फॉर्मेशन मांगेगा, क्लाइंट से रिलेटेड जो भी क्या करेगा, यानी क्लाइंट की जो भी बैलेंस शीट होगी तो उससे रिलेटेड एसेट्स लायबिलिटी है उसको कैसे वैल्यू करेगा, वेरीफाई करेगा, उसको पहले से एक तरीके से क्या करना, डिसाइड कर लेना, मतलब ऑडिट का एक प्रोसीजर तय कर लेना। तो यहाँ पे क्या बोला है, इनिशियल प्लानिंग एक्टिविटी इंक्लूड फॉर्मल एक्सेप्टेंस ऑफ क्लाइंट बाय द ऑडिट फर्म, वेरीफाइंग कंप्लाइंस विद इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट्स, building the audit team and performing other procedure to determine the nature, timing and extent of procedure to be performed in order to conduct the audit in an effective manner। ठीक है। तो वो ऑडिट का एक प्रोसीजर तय कर लेगा, इसके थ्रू ऑडिट टीम क्रिएट कर लेगा, जो मैंने आपको बताया। एंगेजमेंट उसका है ना, क्लाइंट के साथ जो भी एंगेजमेंट हो रहा है, यानी जो भी एक तरीके से एग्रीमेंट हुआ है उसमें पर्टिकुलर क्या क्या डिसाइड हुआ है वो देख लेगा। फिर देखिए रिस्क असेसमेंट का पार्ट आ रहा है। ये बोल रहा है ऑडिटर यूज देयर नॉलेज ऑफ द बिजनेस, द इंडस्ट्री एंड द एनवायरनमेंट इन विच द कंपनी ऑपरेट टू आइडेंटिफाई एंड असेस द रिस्क दैट कुड लीड टू ए मटेरियल मिस स्टेटमेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है। तो वो क्या बोल रहा है कि पर्टिकुलर जो भी बिजनेस जिसकी वो ऑडिट कर रहा है वो किस इंडस्ट्री में है, उसके आसपास का एनवायरनमेंट क्या है, कंपनी कैसे ऑपरेट कर रही है, जिससे उसको रिस्क का पता चल जाए कि कहाँ कहाँ पे मटेरियल मिस स्टेटमेंट के चांसेस हो सकते हैं, कहाँ कहाँ पे एक तरीके से कंपनी के जो भी स्टाफ एम्प्लॉय उनके थ्रू फ्रॉड एरर के चांसेस हो सकते हैं। दोज रिस्क ऑफन इन्वॉल्व ए हाई डिग्री ऑफ जजमेंट एंड रिक्वायर ए सिग्निफिकेंट लेवल ऑफ नॉलेज एंड एक्सपीरियंस बाय द ऑडिटर। तो आपको बताया उसमें इंटीग्रिटी होनी चाहिए, उसमें एक तरीके से कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए, रीजनेबल लेवल की स्किल होनी चाहिए, पर्टिकुलरली ऑन लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स एंगेजमेंट्स। इसका मतलब जब बड़े बड़े बिजनेस होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज होती है जिनकी आपको ऑडिट करनी पड़ती है। दिस रिक्वायर्स ए गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बिजनेस एंड इट्स रिस्क विच इज टिपिकली बिल्ट अप ओवर ए नंबर ऑफ ईयर्स एज ए पार्ट ऑफ द ऑडिट फर्म्स एंड ऑडिटर्स नॉलेज। जैसे जैसे सीखते जाएंगे वैसे वैसे होगा। इट ऑल्सो मीन्स द ऑडिटर नीड टू बी वेल इन्फॉर्म अबाउट द इंडस्ट्री। इसका मतलब जिस भी पर्टिकुलर इंडस्ट्री की वो ऑडिट कर रहा है उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। ज़्यादातर ये होना चाहिए तो पहले या तो प्रॉपर रीड करके आए एक तरीके से, चाहे थ्योरेटिकल या प्रैक्टिकल कैसे भी हो, एंड वाइडर एनवायरनमेंट इन विच द कंपनी ऑपरेट्स एंड अबाउट वॉट इट्स कॉम्पिटिटर, कस्टमर्स, सप्लायर्स एंड वेयर रेलिवेंट रेगुलेटर्स आर डूइंग। ठीक है। तो यहाँ पे ये सारा पार्ट बोल रखा है कि कंपनी के कस्टमर कौन है, कॉम्पिटिटर कौन है, सप्लायर कौन है, जिससे एक तरीके से उनको क्या होगा, ओवरव्यू पता चल जाएगा, इन्फॉर्मेशन पता चल जाएगी कि हाँ जब भी हम डिटेल ऑडिट करेंगे, हम एविडेंस चेक करेंगे, जितने भी वाउचिंग का पार्ट करेंगे, वेरिफिकेशन का पार्ट करेंगे, वैल्यूएशन का पार्ट करेंगे, तो जो जो इन्फॉर्मेशन मिलती जाएगी वो एक तरीके से सफिशिएंट होगी। क्योंकि हमें सारी इन्फॉर्मेशन का कुछ ना कुछ पार्ट पहले से ही पता चल गया था। ठीक है। अब ऑडिट स्ट्रेटेजी एंड प्लान। वंस द रिस्क हैव बीन असेस, द ऑडिटर डेवलप एन ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी एंड ए डिटेल्ड ऑडिट प्लान टू एड्रेस द रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट। अब शुरू में तो प्लानिंग में क्या हुआ कि ऑडिट टीम से रिलेटेड पार्ट देख लिया, एंगेजमेंट से रिलेटेड कंडीशन देख ली, क्या इंडिपेंडेंट रिक्वायरमेंट है उनकी, नेचर, टाइम, एक्सटेंट जो भी देखा कि प्रोसीजर कैसे होगा वो देख लिया। सेकंड में क्या कर दिया हमने, रिस्क असेस कर दिया एक तरीके से। और थर्ड में क्या बोल दिया हमने, जो पर्टिकुलर रिस्क असेस करी मटेरियल मिस स्टेटमेंट से रिलेटेड, उससे रिलेटेड क्या कर दिया हमने, प्लान क्रिएट कर दिया। ऑडिट प्लान क्या रहेगा या ओवरऑल ऑडिट की हमारी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी। अमॉन्ग अदर थिंग्स दिस इंक्लूड डिजाइनिंग ए टेस्टिंग अप्रोच टू वेरियस फाइनेंशियल स्टेटमेंट आइटम। अब देखिए यहाँ पे वही आएगा टेस्टिंग अप्रोच, तो मेरे हिसाब से
ये नीचे कंट्रोल टेस्टिंग आ जाएगा, सब्सटेंटिव टेस्टिंग आ जाएगा, ये वाला पार्ट आपका आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, अमॉन्ग अदर थिंग दिस इंक्लूड डिजाइनिंग ए टेस्टिंग अप्रोच टू वेरियस फाइनेंशियल स्टेटमेंट आइटम, डिसाइडिंग वेदर एंड हाउ मच टू रिलाई ऑन द कंपनीज इंटरनल कंट्रोल, डेवलपिंग ए डिटेल टाइम टेबल एंड अलोकेटिंग टास्क टू द ऑडिट टीम मेंबर। तो यहाँ पे क्या हो गया, वर्क एक तरीके से डेलीगेट कर रहे हैं जो भी ऑडिट टीम मेंबर उनको, डिटेल टाइम टेबल बना रहे हैं क्योंकि प्रॉपर स्ट्रेटजी बना रहे हैं, प्लान बना रहे हैं, और ये बोल रहे हैं कि कितना हम कंपनी के इंटरनल कंट्रोल पे भरोसा करेंगे। द ऑडिट स्ट्रेटजी एंड प्लान इज कंटिन्यूली रीअसेस थ्रू आउट द ऑडिट एंड एडजस्टेड टू रेस्पॉन्ड टू न्यू इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन्ड अबाउट द बिजनेस एंड इट्स एनवायरमेंट। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि जो ऑडिट स्ट्रेटजी और प्लान पहले आपने बना लिए, अब वो चलते जा रहे हैं, जो भी वर्क होता जा रहा है। तो ये नहीं कि आपने पुराना स्ट्रेटजी और प्लान जो बनाया उसको ही रखा, आप क्या कर रहे हो, उसको रीअसेस कर रहे हो कंटिन्यू, जो भी थ्रू आउट द ऑडिट हो रहा है, जो भी आपने स्ट्रेटजी प्लान बनाया तो आप उसको अप्लाई कर रहे हो बिजनेस में, उसके एविडेंसेस चेक कर रहे हो, और उसके बेसिस पे अगर आपको नई इन्फॉर्मेशन पता चल रही है तो इन स्ट्रेटजी या प्लान को आप क्या कर रहे हो, रीएडजस्ट कर रहे हो, एक तरीके से रीएडजस्ट तो नहीं, एडजस्ट कर रहे हो और रीअसेस कर रहे हो, यानी वापस से एक तरीके से चेक कर रहे हो कि हमें प्लान में क्या चेंजेस करना है या स्ट्रेटजी में थोड़ा सा फेरबदल करना है, वो जनरली देख रहे हो किसके हिसाब से, बिजनेस के अकॉर्डिंग और उसके एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, यानी मॉडिफिकेशन कर रहे हो हल्का से पार्ट का। अब देखिए क्या बोल रहा है, गैदरिंग एविडेंस, ऑडिटर अप्लाई प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म and judgment when gathering and evaluating evidences through a combination of testing the company's internal control, tracing the amounts and disclosure included in the financial statement to the company's supporting books and record, and obtaining external third party documentation। अब देखिए ये कोई टिपिकल पार्ट नहीं है, यहाँ पे क्या कर रहा है, ऑडिट से रिलेटेड जो भी हमें डॉक्यूमेंट चाहिए उसके एविडेंसेस कलेक्ट कर रहे हैं। अब वो कैसे कलेक्ट करेंगे, देखिए इसका मतलब क्या होगा, जो ये दे रखा है प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, ठीक है, इसको मैं पहले ढंग से बोल नहीं पाया था, ये दे रखा है प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। तो इसका मतलब क्या है, आप में एक जनरली क्या एटीट्यूड है जिसके थ्रू आपका माइंड हमेशा क्या रहता है, क्वेश्चनिंग माइंड रहता है, आप क्वेश्चन पूछने के लिए तत्पर रहोगे, सामने वाले से तैयार रहोगे। इसका मतलब जो भी स्टाफ हो गया, जो भी मैनेजमेंट हो गया, उससे जो भी पूछोगे आप, तो आपके माइंड में कुछ ना कुछ क्वेश्चन अराइज होते रहेंगे क्योंकि आपको एविडेंस कलेक्ट करना है। इसी तरीके से जो भी सिचुएशन है, जो भी कंडीशन है बिजनेस की, उसमें हमेशा आप अलर्ट रहते हो, उसे बोलते हैं प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। ठीक है, वैसे तो अगर स्केप्टिसिज्म देखो तो उसका मतलब क्या है कि शक की भावना हो गया, यानी किसी सब्जेक्ट पे आप ट्रस्ट नहीं कर रहे हो। पर जनरली यहाँ पे प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का मतलब क्या हो कि आप सिर्फ स्केप्टिसिज्म नहीं देख रहे हो, आप प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म देख रहे हो। तो इसका मतलब क्या है, आप अपने प्रोफेशन से रिलेटेड जो भी पार्ट है उसको अप्लाई कर रहे हो, तो आपका माइंड क्या है, क्वेश्चनिंग माइंड है। इसी तरीके से जो भी कंडीशन है उससे रिलेटेड आप अलर्ट रह रहे हो कि कोई भी अगर आपको पॉसिबली फ्रॉड लग रहा है, एरर लग रहा है, तो आप आराम से उसको डिटेक्ट कर पा रहे हो। ठीक है, इसी तरीके से ऑडिट एविडेंस जो भी आप है उसका आप क्रिटिकली असेसमेंट कर पा रहे हो कि यार कहीं गलत तो नहीं है, ठीक, तो उसको आप प्रॉपर चेक कर रहे हो, उसे बोलते हैं प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का पार्ट। अगर आपको याद नहीं हो रहा तो ऐसे याद रखना, क्वेश्चनिंग माइंड है आपका, एक तो ये चीज़ याद रख लेना। इसी तरीके से जितनी भी कंडीशंस होती है बिजनेस की, उसमें आप हमेशा अलर्ट रहते हो। तीसरा ये हो सकता है क्योंकि आपको फ्रॉड और एरर पता करना है, याद रखना ये। और तीसरा क्या है कि जो भी ऑडिट एविडेंस है उसका आप क्रिटिकल असेसमेंट कर रहे हो, उसको चेक कर रहे हो। तो ये बोल रहा है एंड जजमेंट व्हेन गैदरिंग एंड एवल्यूटिंग एविडेंस, आगे ना, थ्रू ए कॉम्बिनेशन ऑफ टेस्टिंग द कंपनीज इंटरनल कंट्रोल, तो कंपनी के इंटरनल कंट्रोल को टेस्ट कर रहे हो, उसी के बेसिस पे तो आपको एविडेंस मिलेंगे, उसी के बेसिस पे आप क्रिटिकल असेसमेंट कर पाओगे। ट्रेसिंग द अमाउंट्स एंड डिस्क्लोजर्स इंक्लूडेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू द कंपनी सपोर्टिंग बुक्स एंड रिकॉर्ड, जैसे मैंने आपको बताया था टीमिंग एंड लेडिंग तो नहीं किया गया कि कैशियर को जो कैश मिला उसने जनरली क्या करा, जैसे ए से कैश मिला तो उसका ड्यू अमाउंट अभी भी दिखा दिया, और बी से जो कैश मिला वो किस पे दिखा दिया, ए पे दिखा दिया, और ए का पार्ट ख़त्म कर दिया, पर बी का अभी भी ड्यू दिखा दिया। तो एक तरीके से क्या कर रहा है, कैश का एम्बेजलमेंट क्या हो गया, अलग तरीके से हो गया, यानी नॉर्मल वैसे चोरी नहीं हुई लेकिन पर्सनल यूज के लिए क्या कर दिया, कैशियर ने कैश को यूज़ कर लिया, बिजनेस के कैश को, और कुछ समय के लिए उसको क्या कर दिया, जो भी ऐसे कैश मिला, ए से कैश मिला तो ए के अमाउंट को ड्यू दिखा दिया, ये नहीं कि उसका अमाउंट ख़त्म कर दिया, यानी उसका जो भी ड्यू अमाउंट है वो एडजस्ट कर दिया, ऐसा नहीं करा उसने। जनरली जो ए से भी अमाउंट मिला वो इसने उसको क्या करा, रिकॉर्ड नहीं करा कैशियर ने। इसका मतलब जनरली ये है कि ए से जैसे ही कैश मिला कैशियर को, उसने उसको पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ कर लिया और बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं करा। फिर बी से जैसे कैश मिला उसको ए के अमाउंट में एडजस्ट कर दिया, फिर सी से जैसे कैश मिला उसको बी के अमाउंट में एडजस्ट कर दिया, जब तक कि उसका पता नहीं चल पाता। इस तरीके से क्या करता है वो, टीमिंग एंड लाइटिंग करता है। तो वो जनरली पता करना ऑडिटर को, तो वो किसके थ्रू पता करेगा, एक तरीके से कि इंटरनल कंट्रोल की टेस्टिंग करना। ठीक है, बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स होंगे, उनके बेसिस पे क्या करेगा वो, टेस्ट चेकिंग करेगा, सब्सटेंटिव टेस्टिंग करेगा, वो सारा पार्ट आ जाएगा। फिर आपको बोल रहा है दिस इंक्लूड टेस्टिंग मैनेजमेंट मटेरियल रिप्रेजेंटेशन एंड द अजम्पशंस दे यूज इन प्रिपेयरिंग देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये बोल रहा है कि मटेरियल रिप्रेजेंटेशन मतलब क्या है, मटेरियल फैक्टर्स क्या हैं जो कि मैनेजमेंट ने अप्लाई किए हैं,
इसी तरीके से अजम्पशंस जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करते समय अप्लाई की गई है। इंडिपेंडेंट कंफर्मेशन में भी सॉर्ट फॉर सर्टेन मेटल बैलेंसेज सच एस कैश। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि पर्टिकुलर अलग अलग स्टाफ, जैसे मैंने बताया कैशियर, उससे कैश से रिलेटेड रिक्वायरमेंट सारी पूछ ली गई। कैश रिसिप्ट कब कब इशू की गई, क्या क्या उसकी डिटेल है, समरी, वो सारा का सारा पार्ट पूछ लिया गया। फिर देखिए आपको बोल दिया कंट्रोल टेस्टिंग और सब्सटेंटिव टेस्टिंग, ये तो अलग से दे रखा है, कहने का मतलब इनसे रिलेटेड पार्ट है। लेकिन लास्ट प्रोसेस क्या आपका फाइनलाइजेशन का है, पहले ये देख लेते हैं फिर इसको बीच में कवर कर लेंगे। देखिए क्या बोल रहा है, फाइनली द ऑडिटर एक्सरसाइज प्रोफेशनल जजमेंट एंड फॉर्म देयर ओवरऑल कंक्लूजन। इसका मतलब क्या है, वही लास्ट में क्या करेगा, ऑडिट रिपोर्ट देगा। पर वो किसके बेसिस पे क्या बोला, ऑडिटर एक्सरसाइज प्रोफेशनल जजमेंट एंड फॉर्म देयर ओवरऑल कंक्लूजन बेस्ड ऑन द टेस्ट दे हैव कैरिड आउट, द एविडेंस दे हैव ऑब्टेन्ड एंड द अदर वर्क दे हैव डन। तो देखिए ज़्यादा बार टिपिकल नहीं है, बस नॉर्मल क्या कर रहा है, टेस्ट चेक कर रहा है, एविडेंस ऑब्टेन कर रहा है, उसके बेसिस पे ओवरऑल कंक्लूजन निकाल रहा है और अपनी जजमेंट एक तरीके से दिखा रहा है, प्रोफेशनल जजमेंट एक्सरसाइज कर रहा है, उसके बेसिस पे क्या कर रहा है, ओपिनियन दे रहा है। दिस कंक्लूजन फॉर्म द बेसिस ऑफ ऑडिट ओपिनियन। आ गया, ऑडिटर इंटरेक्ट विद द कंपनी ड्यूरिंग ऑल द फेजेज ऑफ द ऑडिट प्रोसेस लिस्टेड अबव। देयर विल बी कंटिन्यूइंग डिस्कशन एंड मीटिंग विद द मैनेजमेंट बोथ एट ऑपरेशनल एंड सीनियर एग्जीक्यूटिव लेवल एंड विद दो चार्ज विद द गवर्नेंस। इसका मतलब क्या हो गया कि दो चार्ज विद गवर्नेंस मतलब वही TCBG, जैसे मैंने TCWA बताया था, दो चार्ज विद अथॉरिटी, तो आप गवर्नेंस भी बोल सकते हो। इसके अलावा क्या बोल दिया, ऑपरेशनल का पार्ट आ गया, सीनियर एग्जीक्यूटिव लेवल का पार्ट आ गया। यूजिंग दिस प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म एंड जजमेंट ऑडिटर चैलेंज मैनेजमेंट्स असर्शंस रिगार्डिंग द नंबर एंड डिस्क्लोजर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कभी कभी क्या है, मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड जो भी अकाउंटिंग पॉलिसीज है, प्रोसीजर है, उसको ढंग से फॉलो नहीं किया और अपनी खुद की असर्शन डाल दी। तो वो ऑडिटर क्या करेगा, चैलेंज करेगा कि मैनेजमेंट ने असर्शन कैसे डाल दी, कौन से रूल्स को फॉलो किया है, वो उनसे पूछ लिया जाएगा, क्या क्या पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट एविडेंस है वो पता कर लिए जाएंगे। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो दिख रहा है आपको, कंट्रोल टेस्टिंग दिख रहा है और सब्सटेंटिव टेस्टिंग दिख रहा है। अब देखिए कंट्रोल टेस्टिंग में क्या बोल रहा है, देखिए क्या होता है कि जब बिज़नेस बड़े होते हैं, यानी कॉम्प्लेक्स बिजनेस होते हैं, उनके अंदर बहुत ज़्यादा क्या होता है, हम बोल सकते हैं कि स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा क्रिएट किया होता है। तो उस केस में क्या होता है, इंटरनल कंट्रोल को चेक करना पड़ता है पूरा का पूरा। ठीक है, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम क्या है उसको देखना पड़ता है, एसेट्स को कैसे रखा गया है, जनरली किस तरीके से बिजनेस ऑपरेट हो रहा है, एफिशिएंटली हो रहा है नहीं हो रहा, तो वो पूरा का पूरा ऑडिटर को देखना पड़ेगा। अब ऑडिटर इतना सारा पार्ट तो देख नहीं पाएगा, अगर उसको लग रहा है कि इंटरनल कंट्रोल सही है, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम सही है, तो उस बेसिस पे क्या करेगा, जो भी आगे का पार्ट आएगा सब्सटेंटिव टेस्टिंग आएगी। सब्सटेंटिव टेस्टिंग मतलब क्या होता है, एक तरीके से वो और डिटेल में चेक कर रहा है, तो वो इतना ज़्यादा चेक नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि अगर कंट्रोल सही है तो उस केस में वो जो अपनी सब्सटेंटिव ऑडिट का पार्ट है उसको थोड़ा रिड्यूस कर देगा, उसको थोड़ा क्या कर देगा, कम कर देगा। ये नहीं कि हटा देगा, याद रखना अगर कंट्रोल रिलायबल है तो वो सब्सटेंटिव ऑडिट का यूज़ करेगा, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं करेगा जैसे पहले करता। सपोज करो अगर इंटरनल कंट्रोल ही स्ट्रांग नहीं है, वीक है, तो उसको प्रॉपर सब्सटेंटिव टेस्टिंग करनी पड़ेगी। इसका मतलब प्रॉपर चेक करना पड़ेगा, हर एक एविडेंसेस को देखना पड़ेगा पूरा डिटेल में। ठीक है, जबकि कंट्रोल टेस्टिंग में क्या बोल रहा है कि अगर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम हो गया या अगर बिजनेस क्या है एफिशिएंटली ऑपरेट कर रहा है, जो भी कॉम्प्लेक्स सोफिस्टिकेटेड एनवायरनमेंट है उसको मैनेजमेंट ने ढंग से हैंडल किया है, अगर वो ऑडिटर को पता चल गया कि जो भी कंट्रोल है वो बिल्कुल प्रॉपर, तो उस केस में क्या होगा, सब्सटेंटिव जो भी ऑडिट एविडेंस है वो इतनी ज़्यादा गैदर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नॉर्मली गैदर करेंगे, नॉर्मली इकट्ठा करेंगे, बस ये बोल दिया। तो ये बोल रहा है बिजनेसेस हैव ग्रोन मोर कॉम्प्लेक्स एंड सोफिस्टिकेटेड एंड द कॉस्ट ऑफ लेबर हैव राइजन। ठीक है, ऑटोमेटिक सिस्टम बहुत सारे आ गए आजकल, मशीनों का यूज़ होने लग गया, इसी तरीके से बहुत सारे इक्विपमेंट भी यूज़ होने लग गए, एंड प्रोसेसेस हैव नेसेसरली बिकम सच मोर प्रिवेलेंट। ए वेल रन बिजनेस विल हैव इट्स ओन सिस्टम एंड कंट्रोल इन प्लेस टू ऑपरेट एफिशिएंटली, safeguard its assets and to provide reasonable assurance that its transactions are properly reported and that its financial statements are complete and accurate। आजकल कंप्यूटराइज सिस्टम का यूज़ हो रहा है, तो आपको पता है कि जो प्रॉपर असेट्स है उसको भी सेफ गार्ड की एक तरीके से ज़रूरत पड़ गई है। जैसे मैंने आपको उसमें बताया था, सेव किसमें, सिस्टम ऑडिट में बताया था, इन्फॉर्मेशन सिस्टम से रिलेटेड, तो डेटा इंटीग्रिटी मेंटेन करनी है, वो भी जनरली देखना है कि कहीं ये लीक तो नहीं हो गया, कहीं हैकर ने हैक तो नहीं कर लिया जिससे पूरी की पूरी एसेट्स जो भी थी बिजनेस की वो डूब गई, ऐसा हो सकता है। बिजनेस एफिशिएंटली काम कर रहा है नहीं कर रहा, वो जनरली आपको देखना था। तो ऑडिटर एक तरीके से क्या करेगा, वो भी जनरली करेगा, तो वो कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिटिंग टेक्निक का यूज़ करेगा अगर कंप्यूटराइज सिस्टम है, ये मैंने बताया था। द ऑडिटर असेस द इफेक्टिवनेस ऑफ दीज कंट्रोल इन प्रिवेंटिंग एंड मिटिगेटिंग द पॉसिबल रिस्क ऑफ मेटल मिस स्टेटमेंट इन दोज एरिया वेयर द ऑडिटर प्लान टू यूज सच कंट्रोल टू एडजस्ट द नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ देयर टेस्टिंग। देखिए वो चाहता है कि वो इस पर्टिकुलर प्रोसीजर का यूज़ करना चाहता है, ठीक है, TEN टाइमिंग एक्सटेंट और नेचर, ये आपको पता है, या NTE बोल सकते हो, नेचर टाइमिंग एक्सटेंट।
तो उस केस में क्या करना चाहता है, उसके पास टाइम इतना ज़्यादा थोड़ी है कि वो सालों साल तक ऑडिट करता रहेगा। उसको तो एक प्रॉपर टाइम में क्या करनी है, अपनी ऑडिट रिपोर्ट देनी है। तो उस बेसिस पे क्या करेगा, वो टाइमिंग का भी यूज़ करेगा। इसी तरीके से ऑडिट का नेचर क्या होगा, एक्सटेंट क्या होगा, यानी टेस्टिंग का, या रिलायबल, या पर्टिकुलर हम क्या बोल सकते हैं कि कितना जो भी ऑडिट का प्रोसीजर या प्लान बनाया वो कितना रिलायबल होगा, उसको देखते हुए क्या करेगा, वो आगे बिजनेस के कंट्रोल को चेक करेगा। इफ़ दे बिलीव द कंट्रोल आर इफेक्टिव एंड दे हैव टेस्टेड दैट दे ऑपरेटेड रिलायबली थ्रू आउट द ईयर, देन द लेवल ऑफ सब्सटेंटिव ऑडिट एविडेंस नीडेड टू गिव एन ओपिनियन मे बी रिड्यूस। अब देखिए क्या बोल दिया कि अगर वो बिलीव करता है कि कंट्रोल इफेक्टिव है, अच्छे हैं, एंड दे हैव टेस्टेड दैट दे ऑपरेटेड रिलायबली थ्रू आउट द ईयर, उन्होंने टेस्ट भी कर लिया, ऑडिटर ने चेक कर लिया कि ये पूरे साल ढंग से ऑपरेट हुए हैं, तो जो लेवल ऑफ सब्सटेंटिव ऑडिट एविडेंस है वो आपको एक तरीके से कम, आप कम कर सकते हो, आपको ज़्यादा लेने की ज़रूरत ही नहीं है, मतलब आपको एक्स्ट्रा डिटेल में चेक करने की ज़रूरत होगी ही नहीं, या आपको एक तरीके से कम एविडेंस की ज़रूरत पड़ेगी। इवन इफ द कंट्रोल्स आर रिलायबल, वेराइंग डिग्री ऑफ सब्सटेंटिव ऑडिट एविडेंस विल स्टिल ऑलवेज नीड टू बी गैदर्ड। ये बोल रहा है कि बंद तो नहीं करोगे, लेकिन कुछ ना कुछ तो आपको गैदर करने की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। ठीक है, चाहे कंट्रोल रिलायबल भी हो तब भी आपको सब्सटेंटिव ऑडिट एविडेंस करना पड़ेगा। मैं ये नहीं बोल रहा कि क्लोज करना है, रिड्यूस कर दोगे, लेकिन कुछ ना कुछ तो गैदर करोगे ही करोगे, इकट्ठा करोगे ही करोगे। तो ये बोल रहा है कि इन एडिशन टू टेस्टिंग कंट्रोल, जिसे आप टेस्ट ऑफ कंट्रोल बोल रहे हो, द ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म फर्दर प्रोसीजर टू गैदर एविडेंस फ्रॉम सब्सटेंटिव प्रोसीजर सब्सटेंटिव ऑडिट एविडेंस विच कैन इंक्लूड ए कॉम्बिनेशन ऑफ द फॉलोइंग। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, सब्सटेंटिव को देखिए, इसको बोलते हैं हिंदी में मूल, क्या बोलते हैं, मूल। तो मूल, अंकेक्षण, साक्ष्य, जनरली ऐसे बोला जाता है ना अगर हिंदी में, लेकिन यहाँ पे अगर आप है ना सब्सटेंटिव की और मीनिंग देखोगे इंग्लिश में, तो जनरली क्या होगा, मीनिंगफुल ऑडिट एविडेंस चाहिए हमें, या हम बोल सकते हैं कि कंसीडरेबल चाहिए हमें। तो एक प्रॉपर ऑडिट एविडेंस की बात कर रहे हैं। ठीक है, आप एक तरीके से इसके बेसिस पे फर्म बेसिस ले रहे हो। फर्म मतलब क्या हो, एक पर्टिकुलर पोजीशन पे दृढ़ हो। दृढ़ मतलब क्या होता है, अब मैं कैसे बताऊं, कंफर्म हो एक तरीके से कि हाँ यार ये ऑडिट एविडेंस एक तरीके से सफिशिएंट है, तो आप सब्सटेंटिव प्रोसीजर करोगे, आप एक मीनिंगफुल क्राइटेरिया अप्लाई करोगे, कंसीडरेबल क्राइटेरिया अप्लाई करोगे, एक पर्पसफुल ऑडिट एविडेंस जनरेट करने की कोशिश करोगे, विच कैन इंक्लूड ए कॉम्बिनेशन ऑफ द फॉलोइंग, फिजिकली ऑब्जर्विंग और इंस्पेक्टिंग एसेट्स। जनरली कभी कभी शक होता है कि यार प्लांट एंड इक्विपमेंट बुक्स में दिखाया गया है, लेकिन फिजिकली जाके देखा तो है ही नहीं। ठीक है, रजिस्टर्ड प्लेस दिखाया हुआ है, लेकिन फिजिकली जाके देखा है ही नहीं। तो इस तरीके से कभी कभी फिजिकली ऑब्जर्व कर सकते हैं किस पे, इन्वेंट्रीज पे, प्रॉपर्टी पे, प्लांट एंड इक्विपमेंट पे। लेकिन देखिए इसकी कोई प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। मैंने आपको ये थियोरटिकल नहीं 1 से 25 जो क्वेश्चन करवाए थे उसमें बता दिया था, क्योंकि दिसंबर 19 में आया था कि ऑडिटर की प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि फिजिकल एसेट्स को जाके चेक करना, प्राइमरी नहीं होती। हाँ, अगर उसको लग रहा है शक तो वो जनरली क्या करेगा, जाके चेक करके आ सकता है। ठीक है, पोजीशन का पार्ट तो जनरली देख लेगा, टाइटल डीड्स या जनरली जो भी उसके थ्रू वेरिफिकेशन कर ले, वैल्यूएशन का पार्ट कर देगा, तो वो सारा आपने वेरिफिकेशन में थोड़ा कवर किया था। एग्जामिनिंग रिकॉर्ड्स टू सपोर्ट बैलेंसेज एंड ट्रांजेक्शन, ये करेगा। फिर देखिए क्या बोल रहा है, ऑब्टेनिंग कंफर्मेशन फ्रॉम थर्ड पार्टीज़, ये बिल्कुल बढ़िया है। सबसे पहले हम क्या बोलते हैं कि जैसे देखिए हम क्या बोलते हैं कि सबसे बढ़िया ऑडिट एविडेंस क्या होता है, तो हम क्या बोलेंगे, वही बाहर की किसी पार्टी से क्या करोगे, अगर आप कंफर्मेशन लोगे, जैसे सप्लायर का स्टेटमेंट बोल दिया, ठीक है, बैंक की स्टेटमेंट बोल दिया, तो वो एक तरीके से क्या है, कंफर्मेशन ऑब्टेन करने का तरीका हो गया। क्योंकि इंटरनल अगर हम एविडेंस देखेंगे वो तो मैनिपुलेट हो सकते हैं, लेकिन बाहर के एविडेंस मैनिपुलेट होना मुश्किल है। तो ऑब्टेनिंग कंफर्मेशन फ्रॉम थर्ड पार्टी द कंपनी डज बिजनेस विथ, यानी कंपनी जिसके साथ क्या कर रही है, बिजनेस कर रही है, कंपनी जिससे गुड्स खरीद रही है, मान लो सप्लायर से, तो सप्लायर से कंफर्मेशन ले ली, एक तरीके से डिटेल ले ली कि किस किस पार्टीज़ को आपने माल बेचा, तो उसमें जो जो आपका क्लाइंट है उससे उसने कितनी बार है ना इस पार्टी से, सप्लायर से माल खरीदा, वो पता चल जाएगा। कस्टमर्स एंड इन पर्टिकुलर द बैंक इट्स यूजेस, मतलब जहाँ पे बैंक में उसका खाता खुला हुआ अकाउंट, तो बैंक स्टेटमेंट चेक कर लिया, ये पार्ट आ गया। चेकिंग एलिमेंट्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट बाय कंपैरिजन टू रेलिवेंट एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन एंड इन्वेस्टिगेटिंग एनी डिफरेंसेस, फॉर एग्जांपल यूजिंग एन एक्सटर्नल मार्केट इंडेक्स टू चेक प्राइसिंग एंड वैल्यूएशन। तो ये बोल रहा है कि एक्सटर्नल मार्केट जो है शेयर से रिलेटेड जैसे बोल दिया, वैसे ही पर्टिकुलर कोई मार्केट से रिलेटेड अलग पार्ट है जहाँ पे मार्केट वैल्यूएशन का पार्ट आ रहा है, मार्केटिंग प्राइस चेक करनी है, वो चेक कर ली। एंड चेकिंग कैलकुलेशंस, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जनरली एक तरीके से क्या आ रहा है, एनालिटिकल पार्ट आ रहा है, कैलकुलेशन का पार्ट आ रहा है, चेकिंग का पार्ट आ रहा है, वो सारा आ गया। ठीक है, जैसे एनालिटिकल टेस्टिंग बोलते हैं तो वो कैलकुलेशन का पार्ट आ गया, प्रॉपर चेक करने का पार्ट आ गया, तो ये सारा पार्ट इसमें आ गया। ठीक, मीनिंगफुल चेकिंग पार्ट आ गया। अब सम अदर रेलिवेंट टॉपिक दे रखे हैं, तो मेरे हिसाब से आप देखिए यही पर्टिकुलर पार्ट बचे हुए हैं, ज़्यादा नहीं है।
ये जो पार्ट दिख रहा है आपको, ड्यूटीज़ ऑफ कंपनी ऑडिटर ऑन द बेसिस ऑफ कोर्ट डिसीजन, ये मैंने जानबूझ के कवर कर दिया क्योंकि कभी कभी क्या होता है अपने असर्शन रीजनिंग में आ जाते हैं, तो आपके लिए एक तरीके से हेल्प करेगा। अब देखिए यहाँ पे मैंने केस दे रखे हैं, अगर आप मैंने गूगल पे सर्च करोगे तो इसकी डिटेल पता चल जाएगी, क्योंकि मैं हर पर्टिकुलर पार्ट की डिटेल आपको नहीं बता सकता था क्योंकि बहुत बड़े बड़े पेज हो जाएंगे। अगर आपको एक्स्ट्रा में पढ़ना है तो पढ़ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है सम अदर रेलिवेंट टॉपिक, छोटे छोटे बच्चे हैं। सबसे पहले क्या बोल रहा है, ऑडिट रिस्क, ठीक। ऑडिट रिस्क में जनरली आपका क्या बोल रखा है, इनहेरेंट कंट्रोल और डिटेक्शन रिस्क बोल रखा है। ये बोल रहा है ऑडिट रिस्क इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज द रिस्क दैट ऑडिटर विल एक्सप्रेस एन इनएप्रोप्रिएट कंक्लूजन इफ द सब्जेक्ट मैटर इन्फॉर्मेशन इज मैटरली मिसस्टेटेड। इसका मतलब क्या हो गया कि जो भी वो एविडेंस कलेक्ट कर रहा है, ठीक है, जहाँ उसको लग रहा है कि मैटेरियल मिस स्टेटमेंट है, तो उससे रिलेटेड जो भी उसको इन्फॉर्मेशन मिल रही है वही उसको गलत मिली हो, तो उस केस में क्या होगा, वो इनएप्रोप्रिएट कंक्लूजन ले लेगा। उस केस में उसका चांस हो सकता है, कभी कभी क्या होता है कि जो भी उसको लग रहा है कि मैटेरियल मिस स्टेटमेंट है वो है ही नहीं, उस बेसिस पे भी रिस्क रहती है कि उसने गलती से क्या कर दी, गलत कंक्लूजन निकाल दिया और गलत ओपिनियन दे दी। कहने का मतलब वो मिस स्टेटमेंट इमैटेरियल है और उसने उसको क्या बोल दिया, मैटेरियल बोल दिया, तो ये भी रिस्क रहती है। तो यहाँ पे बोल दिया, ये सारा पार्ट बोल दिया। फिर बोल दिया द ऑडिटर विल रिड्यूस द रिस्क टू एन एक्सेप्टेबली लो लेवल इन द सर्कमस्टेंसेज ऑफ द ऑडिट टू ऑब्टेन रीजनेबल अश्योरेंस एज द बेसिस फॉर एक्सप्रेसिंग ए कंक्लूजन इन पॉजिटिव फॉर्म। अब देखिए ऑडिटर क्या करेगा, हर पर्टिकुलर लेवल पे डिटेल चेक करेगा, कभी ना कभी जैसे मैंने बताया सब्सटेंटिव प्रोसीजर ले रहा है, क्योंकि जहाँ पे उसको शक लग रहा है कि कहीं वो इन्फॉर्मेशन लेगा और वो सैंपल के अकॉर्डिंग ले लेगा, तो क्या पता सैंपल पूरी पॉपुलेशन का पार्ट ना बता पाए, यानी पूरी इन्फॉर्मेशन ना बता पाए और सारा का सारा जो कंक्लूजन या ओपिनियन का पार्ट है वो गलत हो जाए। तो वो क्या करेगा, रिस्क को लोअर लेवल पे लाने के लिए क्या करेगा, सारे सर्कमस्टेंसेस को चेक करेगा और रीजनेबल एश्योरेंस चाहेगा कि पॉजिटिव फॉर्म पे क्या है वो कंक्लूजन निकाल सके। तो वो एक रीजनेबल एश्योरेंस किसकी चाहेगा कि जो भी उसको डॉक्यूमेंट मिल रहे हैं, जो भी उसको एविडेंस मिल रहे हैं वो प्रॉपर हो। तो वो रिस्क को क्या करेगा, लो लेवल पे लाने करेगा, क्योंकि रिस्क कभी ख़त्म नहीं हो सकती, आपको पता है रिस्क क्या हो सकती है, रिस्क को कभी भी मिटिगेट नहीं किया जा सकता, रिस्क तो रहेगी। तो वैसे यहाँ पे बोला कि हमको रिस्क को क्या करना है, लो लेवल पे लेके आना है। इन जनरल द ऑडिट रिस्क डिपेंड ऑन द इनहेरेंट रिस्क एंड कंट्रोल रिस्क विच कॉन्स्टिट्यूट द रिस्क ऑफ मैटेरियल मिस स्टेटमेंट एंड द डिटेक्शन रिस्क। ये हो गया। अब देखिए सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं, इनहेरेंट रिस्क। तो ये बोल रहा है, सबसे पहले क्या बोल दिया, देखिए ये बोल रहा है द ससेप्टिबिलिटी, ये सस्पेक्टिबिलिटी नहीं याद रखना, ये है ससेप्टिबिलिटी ऑफ द सब्जेक्ट मैटर इन्फॉर्मेशन टू मैटेरियल मिस स्टेटमेंट अज्यूमिंग दैट देयर आर नो रिलेटेड कंट्रोल्स। कंट्रोल मतलब क्या हो गया, इंटरनल कंट्रोल। आप चाहे तो इसको प्रॉपर इंटरनल कंट्रोल समझ सकते हो। तो देखिए क्या बोल रहा है कि आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड कुछ ना कुछ रिस्क तो लगी ही रहेगी, ये बोल रहा है। अब ससेप्टिबिलिटी का मतलब क्या होता है कि आपको जैसे डर लगा रहता है ना यार, कुछ ना कुछ तो हो जाएगा, मुझे कुछ ना कुछ नुकसान हो जाएगा, तो यहाँ पे भी जनरली क्या बोल रहा है, इनहेरेंट रिस्क है, यानी आपको पहले से ही लगा हुआ है कुछ ना कुछ क्या नुकसान होगा ही होगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ ना कुछ नुकसान होगा ही होगा, क्योंकि आपके पास कोई इंटरनल कंट्रोल का पार्ट नहीं है, ये पहले से ही सोच के चल रहे हैं। तो जनरली यही पार्ट होता है। अगर मैं इसको प्रॉपर इंग्लिश में पढ़ूँ तो एक जगह मैंने देखा था, लिखा हुआ था, इट इज़ द रिस्क ऑफ ए मैटेरियल मिस स्टेटमेंट इन ए कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट विदाउट कंसीडरिंग इंटरनल कंट्रोल। तो ये प्रॉपर है, इट इज़ अ रिस्क ऑफ ए मैटेरियल मिस स्टेटमेंट इन ए कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विदाउट कंसीडरिंग इंटरनल कंट्रोल। तो हम इंटरनल कंट्रोल को देख ही नहीं रहे, और उसके अलावा जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिस्क चल रही है वो इनहेरेंट रिस्क का पार्ट आता है, ठीक है। तो आप ये अज्यूम कर रहे हो कि आपको नुकसान होगा ही होगा। ससेप्टिबिलिटी का मतलब ये है। कंट्रोल रिस्क, the risk that a material misstatement could occur and will not be prevented or detected and corrected at the appropriate time by related control। इसका मतलब क्या है, इंटरनल कंट्रोल आपकी कोई हेल्प नहीं कर रहे हैं पर्टिकुलर फ्रॉड को ढूंढने में, एरर को ढूंढने में, और कुछ ना कुछ मैटेरियल मिस स्टेटमेंट तो लगा ही रहेगा। इसका मतलब ऑडिटर चाहे कितना भी दिमाग लगा ले, कुछ ना कुछ कंट्रोल रिस्क का पार्ट तो रहेगा और कुछ ना कुछ पार्ट छूटने का चांस हो सकता है, ठीक है। तो वो जनरली क्या हो गया, कंट्रोल रिस्क, कि इंटरनल कंट्रोल होते हुए भी हम जनरली क्या कर रहे हैं, फ्रॉड एरर को पता नहीं कर पा रहे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे कोई भी रिलेटेड इंटरनल कंट्रोल नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या बोल दिया कि हमारे पास रिलेटेड कंट्रोल है लेकिन वो एडिक्वेट नहीं है, ठीक है। यानी कोई रेलिवेंट कंट्रोल का पार्ट आपका नहीं है, कोई आपका एडिक्वेट कंट्रोल हो ही नहीं पा रहा। अगर एडिक्वेट कंट्रोल होता तो रिस्क होती नहीं, लेकिन यहाँ पे हमने जो भी कंट्रोल के मेजर अपनाया है वो एडिक्वेट नहीं है, जिसकी वजह से हम प्रिवेंट नहीं कर पा रहे हैं, डिटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं किसको, जो भी मैटेरियल मिस स्टेटमेंट हो रहा है, और वो हो ही जा रहा है। Some control risk will always exist due to the limitation inherent in the design and operation of internal control। अब देखिए क्या बोल रहा है कि इंटरनल कंट्रोल के जो ऑपरेशन और डिज़ाइन में इनहेरेंट क्या है, लिमिटेशन है,
उसकी वजह से क्या होता है, कुछ ना कुछ कंट्रोल रिस्क रहती है। अब देखिए कंट्रोल रिस्क का मतलब क्या हुआ, इंटरनल कंट्रोल एडिक्वेट नहीं होने की वजह से रिस्क क्या रही, मेटल मिस स्टेटमेंट हो सकता है। मतलब कुछ ना कुछ सफिशिएंटली रॉन्ग पोजीशन हो सकती है, फ्रॉड के चांसेस हो सकते हैं, एरर के चांसेस हो सकते हैं, समझ गए। और इसमें क्या बोल दिया, बिना इंटरनल कंट्रोल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ ना कुछ एरर के चांसेस हो सकते हैं, कुछ ना कुछ फ्रॉड या बोल सकते हैं कि गलतियों के चांसेस हो सकते हैं, जो कि इनहेरेंट रिस्क के पार्ट है। डिटेक्शन क्या हो गया, द रिस्क दैट द ऑडिटर विल नॉट डिटेक्ट ए मेटल मिस स्टेटमेंट। इन दोनों को मिला के देखिए, ऊपर क्या बोला था, यहाँ पे ये बोला था कि इन जनरल द ऑडिट रिस्क डिपेंड ऑन द इनहेरेंट रिस्क एंड कंट्रोल रिस्क विच कॉन्स्टिट्यूट द रिस्क ऑफ मेटल मिस स्टेटमेंट एंड द डिटेक्शन रिस्क, जो कि एक तरीके से क्या बनाती है कि मेटल मिस स्टेटमेंट की रिस्क हो जाती है इनकी वजह से, और डिटेक्शन रिस्क भी आ जाती है। जिसका मतलब क्या हुआ कि ऑडिटर ढंग से डिटेक्ट कर ही नहीं पाया, ऑडिटर ने प्रॉपर प्रोसीजर नहीं बनाए होंगे जनरली उसकी वजह से। तो बोला द रिस्क दैट द ऑडिटर विल नॉट डिटेक्ट ए मेटेरियल मिस स्टेटमेंट। द रिस्क असेसमेंट इज ए मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट एंड इज नॉट कैपेबल ऑफ प्रिसाइज मेजरमेंट। तो ये प्रोफेशनल जजमेंट मतलब क्या है, हमें एक रीजनेबल स्किल और केयर का यूज़ करना चाहिए। देखिए ये बोल दिया, तो इसका मतलब नहीं है कि उसको लायबल ठहराया जा सके ऑडिटर को। ऑडिटर ने तो अपनी प्रॉपर स्किल और केयर का यूज़ करा, अगर वो लापरवाह होता तो उस पर जो भी सिविल और क्रिमिनल लाइबिलिटी का पार्ट है वो अप्लाई हो जाता। लेकिन यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि वो प्रॉपर स्किल और केयर का यूज़ करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम वो बोल रहे हैं कि उसने अपनी प्रोफेशनल जजमेंट, कॉम्पिटेंसी, स्किल, केयर उसका यूज़ किया है, एंड इज़ नॉट केपेबल ऑफ प्रिसाइज मेजरमेंट, यानी एक प्रॉपर तरीका अपनी अपना सकते हैं जिसके थ्रू ये हम बोल सकते हैं कि रिस्क को तो क्या है ख़त्म करना है, या मेटल मिस स्टेटमेंट आपको प्रॉपर पता चल जाएगा। तो ऐसा नहीं हो सकता। द डिग्री टू विच द ऑडिटर कंसिडर्ड ईच एलिमेंट ऑफ रिस्क विल डिपेंड ऑन द सर्कमस्टेंसेज ऑफ ईच ऑडिट। तो वो क्या क्या ऑडिट के प्रोसीजर अपनाएगा वो किस पे डिपेंड करता है, सर्कमस्टेंसेज पे डिपेंड करता है। अब देख लीजिए यहाँ पे बोल रहा है ड्यूटीज़ ऑफ कंपनी ऑडिटर ऑन द बेसिस ऑफ कोर्ट डिसीजन। सबसे पहले क्या दे रखा है, यूज़ ऑफ रीजनेबल स्किल एंड केयर। ये देखो केस दे रखा है डाबर एंड सन्स वर्सेज SK कृष्णा स्वामी, और बी केस दे रखा है लंदन ऑयल स्टोरेज कंपनी वर्सेज सियर हैशलक एंड कंपनी। एक बार जाके चेक करना, आपको पता चल जाएगा। देखिए इन पर्टिकुलर केसेस में ऑडिटर को गिल्टी ठहराया गया था, क्यों, क्योंकि उसने प्रॉपर रीजनेबल स्किल एंड केयर का यूज़ नहीं किया था, मतलब एक तरीके से वो लापरवाह हो गया था, ठीक है। तो यहाँ पे यही बोल रखा है बिकॉज ऑफ देयर फेलियर टू एक्सरसाइज रीजनेबल स्किल एंड केयर, उसकी वजह से क्या हो गया, ऑडिटर को गिल्टी ठहराया गया था। डिटेल में मैंने कवर नहीं करा, लेकिन मैं आपको थोड़ा थोड़ा पार्ट बता रहा हूँ। अब किसी जैसे जजमेंट में क्या बोला गया कि रीजनेबल स्किल एंड केयर है वो पर्टिकुलर डिसाइड नहीं किया जा सकता, तो उसके बेसिस पे उल्टे जजमेंट भी दिए गए हैं। लेकिन देखिए ज़्यादातर हम क्या कर रहे हैं, पॉजिटिव जजमेंट की बात कर रहे हैं, जिसमें हम क्या बोल रहे हैं कि उसको रीजनेबल स्किल एंड केयर का यूज़ करना है। अगर वो नहीं करता तो उस केस में क्या होगा, लापरवाह ठहरा जाएगा और उस पर केसेस भी हो सकते हैं जनरली, ठीक है। यानी लाइबिलिटीज इसका पार्ट आ जाएगा, सिविल क्रिमिनल जो भी है। एंड ऑडिटर मस्ट बी ऑनेस्ट, नॉर्मल पार्ट सबको पता है कि उसको अपनी ड्यूटीज़ को क्या करना चाहिए, ऑनेस्टली करना चाहिए। अब ये कौन सा केस था, लंदन एंड जनरल बैंक केस था। फिर बोला इट इज़ नॉट द ड्यूटी ऑफ एन ऑडिटर टू कमेंस हिज वर्क विद ए प्री कंसीव्ड सस्पेशन। इसका मतलब है उसको पहले से ही शक लेके नहीं चलना चाहिए कि अगर जैसे ही वो एंगेजमेंट में लगा वो हर स्टाफ को क्या कर रहा है, टेढ़ी आंखों से देख रहा है, ऐसा नहीं है। वो क्या कर रहा है, स्टाफ से जो भी इन्फॉर्मेशन मांग रहा है उसके बेसिस पे मिल रही है। सबसे पहले जब भी वो ऑडिट करेगा किसी कंपनी की तो क्या देखेगा, हाँ कंपनी का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो ट्रू एंड फेयर व्यू देगा, वो पॉजिटिव सोच के चलेगा। ये नहीं कि पहले से ही वो शक कर रहा है, प्री कंसीव्ड सस्पेशन, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ही कैन नॉट स्टार्ट हिज वर्क ऑन द नोशन दैट इरेगुलरिटीज एंड फ्रॉड हैव बीन डेफिनेटली कमिटेड। उसको ये नहीं सोचना चाहिए कि कंपनीज में तो हमेशा क्या मिलेगा, फ्रॉड ही मिलेगा, इरेगुलरिटीज़ मिलेगा, तो हर किसी पे शक कर रहा है, ऐसा नहीं। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता जाएगा, ऑडिट प्रोसीजर फॉलो करता जाएगा, उसके बेसिस पे उसको एविडेंस मिलते जाएंगे और फ्रॉड और एरर या जो भी मेटल मिस स्टेटमेंट है उसका पता चलता जाएगा। अब ये पर्टिकुलर केस देख लेना, आपको पता चल गया, ठीक है। A और B यानी दो केसेस है जनरली इससे रिलेटेड, तो आप डिटेल चाहो तो इसकी चेक कर सकते हो। फिर देखिए और भी केसेस है मेरे पास, तो पूरा इसका प्रॉपर पार्ट पड़ा हुआ है थियोरिटिकल, लेकिन मेरे को बताने की जरूरत नहीं थी। अगर आपको चाहिए तो फोटो खींच के भेज दूंगा, और क्या। अब देखिए क्या बोल रहा है, चेकिंग ऑफ सब्सटेंशियल एक्यूरेसी। देखिए जैसा भी मैंने बताया था, सब्सटेंटिव टेस्ट कर रहा है तो मतलब क्या कर रहा है, डिटेल टेस्ट कर रहा है, वेरिफिकेशन वैल्यूशन कर रहा है। तो अगर सीधी सी बात है वो अगर अर्थमेटिकल एक्यूरेसी देखेगा, मतलब सिर्फ बैलेंस शीट P&L का टोटलिंग देखेगा, तो वो तो गलत ही हो जाएगा, क्योंकि अंदर की चीज़ें उसको कैसे पता चलेगी जब तक वो सब्सटेंटिव टेस्ट नहीं करेगा, सब्सटेंशियल एक्यूरेसी नहीं देखेगा। तो उसका एक पर्पसफुल मीनिंगफुल चेक नहीं करेगा, तब जाके क्या होगा, अगर पर्पसफुल मीनिंगफुल चेक करेगा तब जाके तो क्या होगा, उसे प्रॉपर सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, एविडेंस मिलेंगे।
फिर देखो बोला गारंटी ऑफ करेक्टनेस इज़ नो ड्यूटी ऑफ ऑडिटर, ही इज़ नॉट एन इंश्योरर। ये बोल रहा है कि कोई वो इंश्योरर नहीं है कि उसने बोल दिया कि बैलेंस शीट बिल्कुल सही है, प्रॉपर है, तो वो सही होगी। उसके बेसिस पे क्या कर रहा है यूजर ने, या जो भी बाहर के एक्सटर्नल यूजर है उसने क्या कर दिया, इन्वेस्ट कर दिया, उसको लॉस हो गया और उसने कंपनी नहीं ऑडिटर पे क्या कर दिया, केस कर दिया। और क्या बोला कि आपके बेसिस पे, आपकी ओपिनियन के बेसिस पे मैंने क्या करा, इन्वेस्ट किया था और मेरे को लॉस हो गया, तो अब क्या करो, आप मुझे क्लेम दो जो भी लॉस हुआ है। तो एक तरीके से कोर्ट ने इस केस को क्या कर दिया, अपोज कर दिया। और ऑडिटर को क्या बोला कि ऑडिटर कोई गारंटी नहीं दे सकता करेक्टनेस की, वो कोई इंश्योरर नहीं होता। तो देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि अगर उसने सर्टिफाई कर दिया, क्या कर दिया कि स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, बैलेंस शीट या जो भी पर्टिकुलर बुक्स ऑफ अकाउंट के पार्ट है, जैसे कैश फ्लो स्टेटमेंट हो गया, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी हो गया, उसने बोल दिया कि एक तरीके से ट्रू एंड फेयर भी प्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन बाद में अगर फ्रॉड और एरर का पता चल गया तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ऑडिटर कोई गारंटी नहीं दे रहा, क्योंकि उसने तो रीजनेबल स्किल एंड केयर का यूज़ किया होगा। याद रखना, ये मान के चल रहे हो उसने रीजनेबल स्किल, उसने लापरवाही नहीं की होगी। तो उसने तो क्या करा, ऑडिट कभी भी गारंटी नहीं देता, ऑडिटर कभी भी गारंटी नहीं देता कि मैंने एक तरीके से जो भी पर्टिकुलर पार्ट देखा है वो पूरे के पूरे सही होंगे, ऐसा नहीं देता गारंटी, इसलिए वो कभी भी इंश्योरर नहीं कहलाता। उसने तो एक तरीके से क्या कर दिया, जो भी एविडेंस कलेक्ट किए हैं उसके बेसिस पे क्या दिया, रिपोर्ट दी है, तो उस पर अपनी ओपिनियन दी है। ठीक है, अब ओपिनियन क्या हो सकती है, बाद में गलत भी हो सकती है, फ्रॉड और एरर भी पता चल सकते हैं, तो इसलिए कभी भी इसकी गारंटी नहीं बनेगी ऑडिटर की, वो इंश्योरर नहीं होगा। 6 टू एडवाइस ऑन द प्रोग्रेस ऑफ बिजनेस इज़ नॉट ऑडिटर्स ड्यूटी। देखिए इसका मतलब क्या हो गया कि जनरली वो ये नहीं बोलेगा बिजनेस को कि आपने क्या है ढंग से बिजनेस नहीं करा, आपका प्रॉफिट कम दिख रहा है, एक तरीके से आपको ऐसा करना चाहिए, तो पर्टिकुलर वो क्या करेगा, अपनी सजेशन नहीं देगा, एडवाइस नहीं देगा। ठीक है, ये ऑडिटर की कोई ड्यूटी नहीं होती। इसके अलावा ये भी बोल रखा है, एक लाइन और बता देता हूँ। तो देखिए इसमें बोल रखा है, मैंने लाइन में कवर नहीं करा लेकिन मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। जनरली इसमें बोल रखा है कि जो भी डील्स की जाती है वो कंपनी के स्कोप के अंदर हो, यानी कंपनी जो भी डील करती है वो कंपनी के स्कोप के अंदर हो, वो उसका काम है चेक करना, ऑथराइज होना चाहिए और प्रॉपरली बुक्स में होनी चाहिए। ठीक है, चाहे डील ये बोल रहा है कि प्रॉपर हो या इम्प्रॉपर हो। ठीक है, इसका मतलब क्या बोल दिया है कि जो पर्टिकुलर डील होनी चाहिए वो कंपनी के स्कोप में होनी चाहिए, और वो कितने भी अमाउंट की हो, ज़्यादा हो कम हो, इससे इसको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसने देख लिया कि कंपनी के स्कोप के अंदर है। और यहाँ पे बोल दिया कि ऑथराइज होनी चाहिए, ऐसे पर्टिकुलर लाइन बोल रखी है, तो ये एक्स्ट्रा लाइन है, पर आपको यही कवर करने की ज़रूरत है, ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। ऑडिटर्स ड्यूटी इज़ टू गिव क्लियर इन्फॉर्मेशन टू शेयर होल्डर्स। तो क्लियर इन्फॉर्मेशन कैसे देखेगा, रीजनेबल स्किल केयर का यूज़ किया, ऑनेस्ट है, कभी बायसनेस नहीं रख रहा, सीधी सी बात है, इंडिपेंडेंट ऑडिटर है, तो उस बेसिस पे क्या होगा, क्लियर इन्फॉर्मेशन शेयर होल्डर को प्रोवाइड करनी चाहिए। फिर क्या बोल दिया, ऑडिटर मस्ट बी ऑनेस्ट टू हिज आर्टिकल्ड क्लर्क। देखिए यहाँ पे यही बोल दिया कि वो जो ट्रेनी है, एक तरीके से आर्टिकल है, आपको पता है जैसे आईपीसी पास होने के बाद, फर्स्ट ग्रुप पास होने के बाद या दोनों ग्रुप पास होने के बाद ट्रेनिंग चालू हो जाती है, तो ऑडिटर को क्या होना चाहिए, ऑनेस्ट रहना चाहिए अपने आर्टिकल क्लर्क के साथ, या जो ऑडिट टीम से रिलेटेड बात कर रहे हैं, जो एंगेजमेंट साथ में कर रहे हैं। अनुपम रॉय वर्सेस पीके मुखर्जी, ए के बासु वर्सेस पीके मुखर्जी, ये केस है। ऑडिटर शुड नॉट गेट हिज फीस बाय डिसेप्शन टू द एम्प्लॉयर। देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि एक तरह धोखा देना हो गया, किसी को ये बिलीव कराना कि ये पर्टिकुलर चीज़ सच नहीं है और उसके बेसिस पे उससे कुछ ना कुछ पैसे हट लेना। तो जनरली क्या कर दिया, ऑडिटर शुड नॉट गेट हिज फीस बाय डिसेप्शन टू द एम्प्लॉयर। तो एम्प्लॉयर यानी जो भी क्लाइंट हो गया उसको धोखा देने वाला नहीं होना चाहिए ऑडिटर। फिर आपका आ गया, द स्टैट्यूटरी ड्यूटी ऑफ एन ऑडिटर कैन नॉट बी रिड्यूस। In the case Newton versus Birmingham Small Arms Company, it was pronounced that if the company's article have a proviso by which the auditor's statutory duties are reduced, it would be ultra virus and void। तो इसका मतलब क्या है कि ऑडिटर की जो भी ड्यूटीज़ दे रखी है, अभी देखिए जैसे हमने बोला कि जो भी उसके पर्टिकुलर 143 सेक्शन के अकॉर्डिंग पार्ट दे रखे हैं, पावर्स एंड ड्यूटीज जनरली शायद इसमें ही थी, हाँ। तो ये बोल रहा है कि जो भी इसके पार्ट दे रखे हैं, तो क्या आप उसको कम कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता है कि वो तो कंपनीज एक्ट के थ्रू दिए गए हैं, ये पर्टिकुलर सेक्शन अप्लाई हो रहा है, प्रोविजन अप्लाई हो रहा है। तो बोला इफ द कंपनीज आर्टिकल हैव ए प्रोविजो बाय विच, यानी पर्टिकुलर जो सेक्शन या प्रोविजन अप्लाई है, बाय विच द ऑडिटर्स स्टैट्यूटरी ड्यूटीज आर रिड्यूस्ड। नहीं, ये बोल रहा है कि अगर कंपनी ने खुद के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में क्या बोल दिया, कुछ प्रोविजन डाल दिया और बोल दिया कि ऑडिटर की जो स्टैट्यूटरी ड्यूटी है वो रिड्यूस कर दी जाएगी, तो वो अल्ट्रा वायरस होगी, वो नियमों के खिलाफ होगी और उसको वॉइड माना जाएगा, मतलब बेकार माना जाएगा। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर कोई भी प्रोविज़न अप्लाई नहीं होंगे और इसकी जो भी ड्यूटीज़ है वो कभी भी रिड्यूस नहीं की जा सकती। तो जो भी लीगली या गवर्नमेंट के थ्रू बोल सकते हैं, एक्ट के थ्रू जो भी तय की गई है वो तो होगी ही होगी उसकी ड्यूटीज़। तो हमने देखा था सेक्शन 143, तो उसकी जो भी ड्यूटीज़ है वो उसको फॉलो करनी पड़ती है, और ड्यूटीज़ मैंने सारी अलग से बताई भी है। अब देखिए 11th में क्या बोल रखा है, ऑडिटर इज़ ए वॉच डॉग
एंड नॉट ए ब्लड हाउंड। इसका मतलब क्या है? देखिए अब ये इंपॉर्टेंट है एक तरीके से, जो असर्शन रीजनिंग वाला पार्ट आएगा, स्टेटमेंट 1-2 आएगा तो उसके लिए एक तरीके से ज़रूरी है। ये बोल रहा है ऑडिटर इज़ ए वॉच डॉग नॉट से ब्लड हाउंड। एक तरीके से हम बोल सकते हैं जो ऑडिटर है वो किसके समान है? देखभाल करने वाले कुत्ते के समान। या आप बोल सकते हो ना, जो देखभाल करता है मालिक की, तो वो सिर्फ क्या करता है, जो भी कोई है ना अनजान लोग आता है उस पर भौंकता है, काटता नहीं है जनरली, बस देखभाल करता है। ठीक है, तो वो भौंक के एक तरीके से क्या करता है, उनको भगा देता है जो भी आता है, क्योंकि डर के भग जाते हैं एक तरीके से, आपको पता है। तो ये बोल रहा है कि ऑडिटर जो है वो देखभाल करने वाला भौंकने वाला कुत्ता है, न कि काटने वाला ऐसे बोला गया है। देखिए तो ये क्यों है, क्योंकि यहाँ पे बोल रखा है दिस स्टेटमेंट वाज यूज्ड बाय जस्टिस लॉब्स इन किंगस्टन कॉटन मिल्स केस इन द ईयर 1896। तो ये जरूर याद रख लेना, ये आ सकता है। द प्रॉफिट ऑफ दिस कंपनी वर इंक्रीज आर्टिफिशियली बाय इंक्रीजिंग द क्वांटिटी ऑफ स्टॉक एंड प्राइस देयर ऑफ। तो क्या करा, इस कंपनी के प्रॉफिट बढ़ते गए, इन्होंने क्या करा, आर्टिफिशियली अपने स्टॉक की क्वांटिटी बढ़ा दी। तो बाय क्लोजिंग स्टॉक, एक तरीके से मान के चलिए प्राइसेस बढ़ गई, क्वांटिटी बढ़ी और साथ में प्राइसेस भी बढ़ा दी, तो एक तरीके से आर्टिफिशियली टू साइड में प्रॉफिट ज़्यादा दिखने लग गया। ऑडिटर बिलीव द सर्टिफिकेट गिवन बाय मैनेजर। अब देखिए ऑडिटर ने विश्वास भी कर लिया क्योंकि मैनेजर ने सर्टिफिकेट दे दिया विदाउट फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ द स्टॉक। तो देखिए अब मैंने क्या बोला, मैं एक ऑडिटर हूँ, अगर मुझे लग रहा है कि सर्टिफिकेट थ्रू पता चल गया, तो मैंने क्या बताया, प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती कि फिजिकल वेरिफिकेशन करे। अगर उसको डाउट हो रहा है तो कर सकता है, लेकिन ऑडिटर को क्या यकीन हुआ कि यार सर्टिफिकेट प्रॉपर है, यानी जो भी डॉक्यूमेंटेशन दिए वो प्रॉपर है, तो फिजिकली वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है, गोडाउन में जाने की जरूरत नहीं है। द क्वेश्चन बिफोर बाय द कोर्ट, कोर्ट में केस गया। तो क्वेश्चन बिफोर बाय द कोर्ट वाज वेदर द ऑडिटर वाज गिल्टी ऑफ केयरलेसनेस बाय नॉट चेकिंग द स्टॉक कंप्रिहेंसिवली एंड बिलीविंग ऑन द सर्टिफिकेट गिवन बाय द मैनेजर। तो क्वेश्चन क्या आया कि ऑडिटर ने जो भी लापरवाही की है कि स्टॉक को उसने डिटेल में चेक नहीं करा और बस क्या कर दिया, मैनेजर के सर्टिफिकेट पे ट्रस्ट कर दिया। अब बताइए कि वो गिल्टी पाया जाएगा नहीं पाया जाएगा लापरवाही का। तो यहाँ पे बोल दिया एक्सप्लेनिंग द ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर जस्टिस लॉब्स कमेंटेड एंड ऑडिटर इज नॉट बाउंड टू बी डिटेक्टिव, यानी वो एक डिटेक्टिव नहीं है, क्योंकि जब भी अगर आप ब्लड हाउंड कुत्ते की बात करते हो, यानी काटने वाले कुत्ते की बात करते हो, वो हर किसी को शक की नज़रों से देखता है, जबकि ऑडिटर का ऐसा काम ही नहीं है। हमने क्या बताया था, ऑडिटर को सस्पिशियस नहीं होना। ऑडिटर पहले से ही प्री कंसीव्ड नोशन नहीं बना के रखता कि हमें सस्पिशियस होना है। वो कुछ ईमानदार जो भी स्टाफ होगा उसके साथ ढंग से करेगा बातें, क्योंकि उसको पता है कि जो भी ईमानदार स्टाफ है वो उसको प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड कर देगा। तो उसको लगा कि वो ईमानदार था, उसके बेसिस पे सर्टिफिकेट उसे मिल गया और उसको लगा कि ये प्रॉपर सही है, लेकिन बाद में पता चला कि ये गलत था। तो ऑडिटर इसमें कुछ नहीं कर सकता, ऑडिटर ने केयरलेसनेस नहीं दिखाई, यहाँ पे ये बोला गया है। तो ये बोला ऑडिटर इज़ नॉट बाउंड टू बी डिटेक्टिव और वाज सैड टू अप्रोच हिज वर्क विद सस्पिशन। और ये नहीं बोला जा सकता कि उसको हमेशा अपना काम शक की निगाहों से देखना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। और विद ए फोरगोन कंक्लूजन दैट देयर इज़ समथिंग रॉन्ग, ठीक है। और हमेशा ऐसा कोई कंक्लूजन नहीं बिठाना चाहिए हमेशा शुरू से ही कि कुछ ना कुछ गलत है, ऐसा नहीं। शुरू में जब भी वो अप्रोच रखेगा तो पॉजिटिव अप्रोच रखेगा, जो भी प्लानिंग करेगा वो देखेगा कि स्टाफ बिल्कुल सही है, ये सोच के करेगा। मैनेजमेंट उसे प्रॉपर क्या करेगा, कोऑपरेट करेगा, उसे पता है। अगर उसे आगे नहीं कर पा रहा, उस बेसिस पे क्या करेगा, बाद में वो अपनी ओपिनियन देगा, लेकिन शुरू से ही कभी भी शक नहीं बिठाएगा। तो इसलिए एक तरीके से क्या है, वो वॉच डॉग है लेकिन ब्लड हाउंड नहीं है। तो इससे रिलेटेड जब भी ऑडिटर की ड्यूटीज़ डिटरमिन हुई तो उसमें बहुत सारे पार्ट आए। तो सबसे पहले क्या था कि सस्पिशियस होना ऑडिटर की ड्यूटी नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से ऑडिटर जो भी ट्रस्टवर्दी एम्प्लॉयज़ है उन पे हमेशा क्या करेगा, बिलीव करेगा। तो क्या पता उसने मैनेजर पे बिलीव कर दिया, उसको लग रहा था मैनेजर ट्रस्टी है, उसके बेसिस पे उसने काम किया, ठीक है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ऑडिटर एक तरीके से क्या, भौंकने वाला कुत्ता है, काटने वाला नहीं। देखभाल करने वाला बोल सकते हैं, रक्षक कुत्ता बोल सकते हैं, यानी देखभाल करने वाला डॉगी है जो कि अपने मालिक, यानी हम क्या बोल सकते हैं, जो भी कंपनी है उसकी एक बार क्या कर रहा है, जो भी अकाउंट्स है उसको वेरीफाई कर रहा है, डिटेक्ट नहीं कर रहा एक तरीके से। देखिए फ्रॉड एरर को पता कर रहा है, लेकिन पता हो गया तो अच्छी बात है, उसने तो पूरी रीजनेबल स्किल एंड केयर का यूज़ किया। यहाँ पे बोल रहा है ऑडिटर को हॉनेस्ट होना चाहिए, इस कोर्ट के केस में ये बोला गया, तो वो ऑनेस्ट था हमेशा। ऑडिटर डज नॉट गारंटी करेक्टनेस, ये भी मैंने बताया ऊपर कि ऑडिटर कभी भी करेक्टनेस की गारंटी नहीं देता, वो कोई इंश्योरर नहीं होता। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, उसको रीजनेबल स्किल एंड केयर का यूज़ करना चाहिए। उसके बाद अगर कुछ हुआ तो उसे केयरलेसनेस का केस नहीं बोलते, क्योंकि उसने रीजनेबल स्किल और केयर का यूज़ किया है। और ये बोल रहा है कि उसको कभी भी अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक नहीं करनी चाहिए। इसका मतलब क्या, उसको प्रॉपर चेकिंग करनी चाहिए, एनालिटिकल चेक, सब्सटेंटिव चेकिंग, सारा का सारा पार्ट करना चाहिए। और रीजनेबल स्किल केयर मैंने बताया आपको। और ऑडिटर को डिटेक्टिव नहीं होना चाहिए, ऑडिटर कभी भी डिटेक्टिव नहीं होता। तो ये सारे इससे रिलेटेड केस थे, और ऊपर जो पॉइंट पढ़े वो जनरली इनसे रिलेटेड ही थे एक तरीके से। तो सारा का सारा पार्ट आपको आ गया, ठीक है। तो आई होप आपको सारा पार्ट समझ में आया होगा। अगर कुछ भी दिक्कत आ रही तो पूछना,
मैं आपको बता दूंगा। व्हाट्सएप ग्रुप पे या इंडिविजुअली मैसेज करके पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगा। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। और हाँ, 26 से लेकर 50 क्वेश्चन है, उसके भी आपको एक्सप्लेनेशन मिल जाएंगे। आंसर तो मैं आपको PDF के फॉर्म में दे ही देता हूँ, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू।